तो यहाँ पे इस सेक्शन में हम बात करेंगे मोशन ऑफ अर्थ की। ठीक है, कल हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी, उसको मैं थोड़ा आपको रिवाइज कराते हुए आगे बढ़ूंगा। और मोशन ऑफ अर्थ की जब हम बात करेंगे, यहाँ पे अर्थ की दो मोशंस बेसिकली, एक तो रोटेशन और दूसरी रेवोल्यूशन। तो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के बीच का फर्क क्लियर है? बताइए, कौन बताएगा रोटेशन एंड रेवोल्यूशन में क्या फर्क है? बताओ बताओ बताओ। हम्म हम्म। अरे बताओ। ठीक, करेक्ट करेक्ट। चलो, सो मोशन ऑफ अर्थ के पहले हमें थोड़ी सी चर्चा करी थी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की, तो मैं आपको बहुत ब्रीफ में इसको रिवाइज कराते हुए आगे चलता हूँ। ठीक है, तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ये क्या है? ये वैसे इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमने खुद से ड्रॉ किए हैं ताकि हम अर्थ पे क्या कर सके, रेफरेंस पॉइंट्स को मेंशन कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को डिजाइन किया है। और ये सारे जितने भी लाइंस हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये एक्चुअल लाइंस नहीं होती हैं। ये पहली चीज आप ध्यान रखोगे। तो ये इसके हमने बीच में चर्चा करी थी कि लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड जब आप कंसिडर करते हो, तो लैटिट्यूड को कंसिडर करने के लिए आप सबसे पहले एक मेन रेफरेंस पॉइंट लेते हो, जिसको कि इक्वेटर लाइन कहा गया। इक्वेटर लाइन वैसे ड्रॉ हुआ जहां से कि ये क्या करेगा, पूरे अर्थ को बीच से दो भाग में डिवाइड कर सकता है। ये ऐसा प्लेन होता है, और उस प्लेन का जब लाइन आपको अर्थ के चारों ओर पड़ता है, उसी को हमने क्या कह दिया, इक्वेटर कह दिया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके बाद नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से जो लाइन पास हो रही है, जिसको हम एक्सिस कहते हैं, और ये जो हमारा प्लेन है, जो इक्वेटर का प्लेन बना है, जिसने कि क्या करा है, अर्थ को दो भागों में बांटा है, वहां से जब हम एंगल्स को ड्रॉ करना शुरू करते हैं, तो एक तो इक्वेटर खुद हो गया 0 डिग्री पे। उसके बाद जैसे धीरे धीरे एंगल्स आगे बढ़ते हैं, जैसे धीरे धीरे एंगल्स आगे बढ़ते हैं, तो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ये जब हम लेते हैं, इसको लेकर के हम क्या करते हैं, फिर से बाकी लाइंस को ड्रॉ करते हैं। और उन्हीं लाइंस को हमने क्या नाम दिया है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज द लैटिट्यूड। ये कहानी आपको क्लियर करी थी। इसमें से कुछ मेन लैटिट्यूड्स आपको बोला था मैंने याद रखने के लिए। एक तो इक्वेटर हो गया, दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, तीसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की खासियत क्या है कि सन जो है इन रीजन्स में बराबर मूव करता है। साल में 2 बार जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वैसे रीजन है जहां पे कि सन कभी ना कभी साल में क्या होगा, ओवरहेड होगा, डायरेक्ट आपके सर के ऊपर आएगा। ये वो रीजन है, उसके बियॉन्ड सन जो है, सूरज जो है वो ट्रैवल नहीं करता है। अच्छा, यहीं से एक चीज आपको याद रखनी है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्योंकि सन इसमें मूव करता है, तो ये वैसे रीजन होंगे जहां पे क्या होगी, सन की हीट, सन की एनर्जी आपको ज्यादा मिल रही होगी, तो सन की इंसोलेशन आपको ज्यादा रिसीव हो रही है, तो पेड़ पौधे पत्तियां ये क्या होंगे, इनका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ये रीजन वैसे रीजन होंगे। ठीक है, और इसीलिए इस रीजन को आपको जो है टॉरिड जोन भी कहा जाता है, इनको टॉरिड जोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो पुराने किताबों में, पुराने बुक्स में इनको टॉरिड जोन के नाम से कहा जाता था। इसके बाद आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड, यहाँ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, और यहाँ के ऊपर में आपका क्या हो गया, आर्कटिक सर्कल हो गया। यहाँ पे सन की डायरेक्ट मूवमेंट नहीं होती, बट हीट ठीक ठाक मिल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको टेम्परेट जोन्स भी कहा जाता है। तो टेम्परेचर जो है आपको वेरिएबल रहेगा, बहुत ज़्यादा हीटिंग नहीं होगी, बट बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इसके बियॉन्ड जो है दैट आर्कटिक सर्कल के ऊपर नॉर्थ पोल तक, ये पे यहाँ पे ये रीजन क्या होंगे, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होगी। ये चर्चा करी थी। सिमिलरली आपको नीचे के फील्ड में भी वही काम होगा। तो ये मैक्सिमम डिस्कशन हम जो है यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी डन। इसके बाद हमने चर्चा करी थी लॉन्गिट्यूड्स की। तो लॉन्गिट्यूड सिमिलरली आपको अर्थ को डिवाइड करना है, तो आपने एक रेफरेंस पॉइंट खींचना था। आपने एक वैसा प्लेन खींचा जो नॉर्थ एंड साउथ पोल को कट करता हुआ अर्थ को फिर से क्या करे, 2 भाग में डिवाइड करे। और उसके बाद आपने जब वो लाइन खींची, तो वो लाइन कहा कि हम तो उस लाइन को कहीं से भी खींच सकते हैं। तो हमने क्या करा, हमने एक स्पेसिफिक प्लेन चुना, एक स्पेसिफिक लाइन चुना, और उसको नाम दे दिया क्या, उसको नाम दे दिया प्राइम मेरिडियन, या ग्रीनविच मीन टाइम का जो लॉन्गिट्यूड है उसको हमने ले लिया। इसको हमने रेफरेंस रख लिया नॉर्थ और साउथ पोल से होते हुए, और इसके ऑपोजिट में जो लाइन था उसका नाम क्या दे दिया, इंटरनेशनल डेट लाइन, जो इस एकदम 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 इसके एग्जैक्ट 180 डिग्री ऑपोजिट में जो लाइन हो। ठीक है, इसको हमने कह दिया इंटरनेशनल डेट लाइन। यहां से क्या होगी, डेट चेंज होगी। प्राइम मेरिडियन को रेफरेंस रखते हुए
आपने प्राइम मेरिडियंस को रेफरेंस रखते हुए, ठीक है, आपने अर्थ को दो पार्ट्स में बांट दिया। एक को आपने क्या कहा, एक को आपने कहा ये जो रीजन था इसको आपने क्या कहा, इसको कहा ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और दूसरा जो पार्ट था उसको आपने क्या कह दिया, वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर दोनों शुरू होते हैं कहां से, दोनों प्राइम मेरिडियन से शुरू होते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन पे जाके दोनों के दोनों खत्म हो जाते हैं। बट एक को आप क्लॉकवाइज मूव करोगे, दूसरे के लिए आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे, ठीक है। तो जब आप क्लॉकवाइज, आप इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो आप कहां पे हो, आप ईस्टर्न हेमिस्फेयर में हो, प्राइम मेरिडियन से लेके इंटरनेशनल डेट लाइन तक। जब आप एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हो तो कहां पे हो, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन जब इसको आप इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आप कहां पे हो, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। इसी तरीके से इक्वेटर में भी था, इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे को हमने क्या कहा था, सदर्न हेमिस्फीयर था। ये पूरी की पूरी कहानी हमने यहाँ पे करी थी। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि कैसे टाइम का वेरिएशन होता है, राइट, कि कैसे जैसे जैसे आप ईस्ट में जाते हो तो समय क्या होता है, समय वहां पे एडवांस होता है, समय पहले होता है, प्लस आपको ऐड करना होता है। क्यों, क्योंकि सूरज जो है, सूरज इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव करता है। अगर आप सिंपल मैप की बात करोगे तो यहाँ से सूरज इस तरीके से आ रहा है, तो अगर यहाँ पे सुबह है तो मतलब यहाँ पे ऑलरेडी सुबह पहले ही हो चुकी होगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, टाइम को ऐड करते हैं। जबकि जैसे ही आप प्राइम मेरिडियन से पीछे आते हो तो आप क्या करते हो, टाइम को माइनस करते हो। फॉर्मूला आपको बताया था कितना 1 डिग्री में कितना का डिफरेंस आएगा, 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट्स। ये फॉर्मूला हमने डिराइव करके भी देखा था कि कैसे ये 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट का फॉर्मूला आता है। ये ब्रीफ में कल मैंने आपको समझा दिया था। इसके अलावा 2-3 चर्चाएं हमने और भी करी थी कि क्या डिफरेंस होता है लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स के बीच में। तो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होते रहता है, वो आपको वेरिएबल होता है। यानी लॉन्गिट्यूड्स कुछ इस तरीके से ड्रॉ होते हैं, तो इनका पोल के पास में इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ऑलमोस्ट 0 हो ही जाती है। और इक्वेटर पे इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। यानी इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो वेरिएबल होता है, जबकि लैटिट्यूड्स में ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा पैरेलल्स होते हैं, इसीलिए उनको पैरेलल्स भी कहा जाता है। उनका दूसरा नाम क्या है, लैटिट्यूड्स का पैरेलल्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये कहानी जो है हमने चर्चा करी थी। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और भी बात करी थी कि लैटिट्यूड्स की जो लेंथ होती है, सारे के सारे लैटिट्यूड्स की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, सेम होती है, जबकि सारे के सारे पैरेलल्स की लेंथ क्या होती है, वो समान नहीं होती, वो वेरिएबल होती है। ये पूरी चर्चा वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है। इसके बाद तो ये आपका इक्वेटर लाइन, ग्रीनविच मेरिडियन लाइन कैसे एक दूसरे से कट करता है, ये 180 डिग्री पे मिल रहे हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये पूरी की पूरी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पैरेलल्स और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ये चर्चा आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ये हमने चर्चा कर लिया है, तो इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपका टॉर्रिड जोन, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से आर्कटिक सर्कल, एंड इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के आर्कटिक सर्कल के बीच का जो रीजन है दैट इज द टेम्परेट जोन। इसके ऊपर वाला जो जोन है उसको फ्रिजिड जोन भी कहीं कहीं क्या कहा जाता है, फ्रिजिड जोन कहा जाता है, कि यहाँ पे भाई बर्फ जमी रहती है, यहाँ पे आप कुछ उगा नहीं सकते, तो इसलिए जो है इस रीजन को आप क्या कहते हो, जनरली फ्रिजिड जोन। इसके दोनों साइड, ये जो ब्लू वाला है और ये वाला जो है, दोनों साइड, दोनों पोल्स के रीजन को फ्रिजिड जोन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे ठंड जो है वो बहुत ज्यादा पड़ती है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा इस पोल स्टार की बात करी थी। इसकी पोल स्टार की खासियत क्या है कि ये हमारे जो अर्थ का एक्सिस है, जो अर्थ हमारी झुकी हुई है 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री से, तो उसके वजह से ये जो पोल स्टार है ये हमेशा कहाँ दिखता है, एकदम हमारे सर पे, एकदम टॉप पे दिखता है, नॉर्थ पोल से, और इसकी पोजीशन भी क्या होती है, वो चेंज नहीं होती है। तो इसको एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए इसको रेफरेंस पॉइंट मान के चला जाता है। ये चर्चा वी हैव, इसको भी हमने करी हुई है। इसके बाद ये थोड़ा सा हमने ब्रीफ में मैप में देखा था कैसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ड्रॉ किया जाता है। देन हमने थोड़ी सी चर्चा टाइम जोन की, तो टाइम जोन वाली कहानी करा चुका हूँ, कल 1-2 क्वेश्चंस भी हमने करे थे कि कैसे जब आप मूव करते हो तो टाइम वेरिएबल होता है। उसके अलावा कोई भी कंट्री क्या करती है, किसी भी कंट्री को कहा गया कि आप एक स्पेसिफिक आप जो है एक लॉन्गिट्यूड को चुन लो और उस लॉन्गिट्यूड को कह दो कि भाई यहाँ से मैं अपना टाइम कैलकुलेट करूंगा पूरे कंट्री का। तो इस हिसाब से आप हर कंट्री ने अपने लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन चुना हुआ है।
हाँ, किसी कंट्री के एक से ज्यादा मेरिडियन भी हो सकते हैं, जिसका अगर नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन कम हो बट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन ज्यादा हो, तो उनका क्या होगा कि उनका एक से ज्यादा वेरिएबल टाइम जोन उनके हो सकते हैं। इंडिया ने अपना कितना चुना हुआ है? 82.3 डिग्री। ठीक है, ये इंडिया ने क्या करा है, इंडिया ने अपना जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वहां से चुनते हैं। बट रेफरेंस पॉइंट हम कहां से कैलकुलेट करते हैं? हम ग्रीनविच मीन टाइम से लेते हैं कि भाई ग्रीनविच मीन टाइम से कितना दूर है, वहां पे हम वही उसी को 00 मान के चलते हैं। स्टैंडर्ड टाइम पूरी दुनिया के लिए हम वहीं से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आज फिर से काम, ये जो लाइन है आपकी ग्रीनविच मेरिडियन की लाइन है, ये किन कंट्रीज से होकर पास करती है, ये जाके देख लोगे। ठीक है, चलो ये छोटा सा एमसीक्यू आपके लिए रहेगा। फिर उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करी थी, स्टैंडर्ड टाइम 82.3 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट्स की बात थी, 5.5 घंटे ये क्या है, ये पहले है फ्रॉम द ग्रीनविच मीन टाइम। ये चर्चा हम कर चुके हैं, किन स्टेट से पास होती है ये काम हम कर चुके थे। उसके बाद चर्चा हमें करनी थी इंटरनेशनल डेट लाइन की, कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ये आपको कैसे काम करता है। देखो इंटरनेशनल डेट लाइन को ना सबसे सिंपल तरीके से याद रखना। देखो इंटरनेशनल डेट लाइन को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये आपका प्राइम मेरिडियन है यानी ग्रीनविच मीन टाइम है। ठीक है, इसके इस साइड में क्या है, ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फेयर है। ये क्या है? ईस्टर्न हेमिस्फेयर है। और ये क्या है आपका? वेस्टर्न हेमिस्फेयर है। ये दोनों लाइन सेम है, ये आपको बात समझ में आ रही है? दोनों लाइन क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन है, दोनों लाइन वो हमने डिजाइन किया, उसको फोल्ड कर दोगे तो इंटरनेशनल डेट लाइन हो जाएगा। हमेशा याद रखना है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में समय हमेशा क्या होगा? आगे चलेगा। ईस्टर्न हेमिस्फेयर में डेट नॉट टाइम, डेट जो है वो हमेशा क्या होगा? आगे चलेगा। यहां पे अगर ये यहां पे मंडे है, या ऐसे चल लो कि यहां पे आज कितना डेट है? 18। चलो तो आज अगर यहां पे 18 जून है पूरे के पूरे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि आपका ग्रीनविच मीन टाइम से लेकर के इंटरनेशनल डेट लाइन तक में 18 जून आज चल रहा होगा। वहीं पे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहा होगा? यहां पे समय एक दिन, डेट जो है एक दिन पीछे कैलकुलेट किया जाता है 17 जून को। ठीक है, ये इस तरीके से आपका इंटरनेशनल डेट लाइन से हमने डिवाइड कर दिया है कि भाई हम डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर हमने बात करी कि अच्छा कोई आदमी अगर ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करता है तो क्या होगा? तो इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करेगा तो देखो यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे ये आपका इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट? ऐसे लिख सकते हैं, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट? अब इंटरनेशनल डेट लाइन से होगा क्या कि मान लो यहां पे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आज कितना जून है? 18, और यहां पे कितना है? 17 जून, राइट? अब क्या होगा कि कोई आदमी ईस्ट से वेस्ट में जाएगा तो क्या होगा बताओ? अगर वो ईस्ट से ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर, या ऐसे कह सकते हो ईस्ट टू वेस्ट वो ट्रेवल कर रहा है, तो देखो ये 18 जून में था, ये 18 जून में था, ये वापस उसको 18 जून क्या होगा? फिर से रहने को मिलेगा, उसको फिर से रहने को मिलेगा, तो क्या हो गया? उसको गेन हो गया। लेकिन अगर वो वेस्ट से ईस्ट में आएगा तो उसका 18 जून गायब हो गया, वो रह ही नहीं पाया, क्योंकि उसको यहां तो 17 मिलना चाहिए था, वो 17 को ही चला था, 17 उसके लिए गायब हो गया, तो उसका क्या हो गया? एक दिन पूरा का पूरा उसका लॉस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको करके याद रखोगे कि किस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद थोड़ी सी चर्चा हमने इंटरनेशनल डेट लाइन की भी करी थी। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, एक चीज यहां पे और ऐड कर लोगे, ये पहली चीज कि ये आपको आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन से होकर के पास करता है। ये जो जगह है, ये स्ट्रेट, इसको कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। तो ये जो लाइन है आपको यूएसए, ये आपका यूएसए है, अलास्का वाला रीजन, ये रशिया है, और ये बीच का जो स्ट्रेट है, वाटर बॉडी जो है, इसको कहा जाता है बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, तो ये बेरिंग स्ट्रेट से पास होता है। हमने ये भी चर्चा करी कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो सीधा
नहीं है, वो जिगजैग है, किसी भी कंट्री से वो पास नहीं करता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर डेट को लेकर के इश्यू हो जाएगा उस पूरे के पूरे कंट्री में। ये चर्चा हमने कल के क्लास में पूरी की पूरी आपको कराई है, ठीक है। चलो अब चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाते हैं, जब हमने इसको समझ लिया तो ठीक है। ये आपको थोड़ा सा डिटेल में था फोटो कि कहाँ पे कौन सा आइलैंड किस तरीके से, तो किरीबाती, सामोआ, टोंगा, फिजी, ये सारे के सारे क्या हैं, आपको इस साइड में आते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है, ना कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है। फिर से बोलो। इस अच्छा बोलो। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ना, देखो हमने क्या आपको बताया कि आप जब भी आप हेमिस्फेयर की आप जब बात करते हो, मान लो ये आपका इंटरनेशनल डेडलाइन, ठीक है। अगर यहां पे 18 जून होगा तो यहां पे कितना होगा, 17 जून। हाँ जी, अरे बाबा ये इंटरनेशनल डेडलाइन को समझो, इंटरनेशनल डेडलाइन कैसे काम करती है। रुको, ये प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन से ये रीजन ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है। ये आपका इंटरनेशनल डेडलाइन हो गई। इसके इधर आओगे, ये क्या है, ये इंटरनेशनल डेडलाइन वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। मैंने क्या किया है, इस पोर्शन को यहां से काट के आपको दिखा दिया, बात समझ में आ गई। तो ये आपका क्या है, ये रीजन क्या है, ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, ये रीजन क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है, बट डायरेक्शन क्या है, ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, डायरेक्शन क्या है, ये देखो, ये ग्लोब है, यहां पे ये आपका इंटरनेशनल डेडलाइन यहां पे ऐसे दिख रहा है, ठीक है। यहां से लेकर के जो मेरे सामने लाइन है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर है। लेकिन अगर मैं इस पार्ट को बस आपको दिखा रहा हूं, केवल इस पार्ट को ध्यान दो, इस पार्ट को फोकस करो, इस पार्ट में ये है तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर का रीजन, बट ये लाई तो ईस्ट में कर रहा है ना, वो कहानी है, समझ में आ गई, ठीक है। चलो तो ये चर्चा करी, इसके बाद हमने थोड़ी सी डे लाइट सेविंग्स टाइम के बारे में चर्चा करी है कि खास करके वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएसए वगैरह कंट्रीज में, वहां पे क्या होती है कि वहां पे समय को बचाने के लिए, ईंधन वगैरह को बचाने के लिए वो घड़ी को क्या करते हैं, आगे पीछे एडजस्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सीजन्स, और इसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द डे लाइट सेविंग टाइम। ये चर्चा हमने करी थी, ठीक है। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स को देखा, और लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स को बेसिक समझने के लिए उसके बेसिक्स को जब हम समझ गए, तो अब हम आएंगे मोशन ऑफ अर्थ को। क्यों, क्योंकि मोशन ऑफ अर्थ की जब बात करते हैं तो वो हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, इसीलिए अर्थ के मोशन को समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को समझना जरूरी था, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू मोशन ऑफ अर्थ, तो मोशन ऑफ अर्थ को समझने के पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा, दैट इज द एक्सियल टिल्ट। एक्सियल टिल्ट का मतलब क्या है कि धरती अपने अक्ष पे घूमी हुई है, यानी कि अर्थ जो है ये सन का चक्कर लगाएगी ऐसे, तो एक तरीका क्या होता था कि अर्थ ऐसे होती और ऐसे घूमते हुए जाती, लेकिन अर्थ ऐसे नहीं चलती, अर्थ ऐसे जाती है और ऐसे घूमती है। डिफरेंस समझ में आ रहा है, अर्थ का जो घूमने का तरीका है वो थोड़ा सा झुक के है, इसी को क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द एक्सियल टिल्ट। यानी कि जिस प्लेन में अर्थ घूमती है, इस तरीके से यहाँ पे सन है और अर्थ इसके चारों तरफ घूमती है, तो अर्थ जो है इस तरीके से ऐसे एक्सिस बना के नहीं घूमती गोल गोल, अपने एक्सिस पे उसका जो घूमने का तरीका है वो ऐसे नहीं है, बल्कि वो कैसे है, वो थोड़ा सा झुका हुआ है। ये सन है, ये अर्थ है, ये थोड़ा सा इस तरीके से झुकी हुई है, यानी कि जो इसके रोटेशन का प्लेन है और जो इसका घूमने का एक्सिस है उसके बीच में एक एंगल बन रहा है, और ये एंगल कितना है, 23 एंड, ठीक है। साथ ही साथ हमने ये भी बात करी थी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को देखो, वो भी कितना है, 23.5 डिग्री। साथ ही साथ 90 में से माइनस कर दोगे 23.5 डिग्री तो कितना होगा,
66.5, और वहां पे हम क्या ड्रॉ कर रहे थे, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये पूरा का पूरा ज्योमेट्री का खेल है कि कैसे सन के हिसाब से अर्थ का मूवमेंट आपको होगा। ठीक है, चलो अब ये देखो, यहां से एक क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है कि अर्थ की एक्सिस 23.5 डिग्री कहां से टिल्टेड है। पहली चीज तो जो 23.5 डिग्री बोला जाता है अर्थ टिल्टेड है, वो इस लाइन से, जो अगर अर्थ का प्लेन होता रोटेशन का, जो जिसमें घूम रही है वो, और जहां पे वो टिल्टेड है, इसके बीच का जब एंगल निकालते हैं तो ये है आपका 23.5 डिग्री। ठीक है, लेकिन सॉरी, ये इसको ठीक कर लेना, पूरा ही गायब हो गया। ये प्लेन, ये सन, ये आपका अर्थ है। ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री पे है प्लेन के बीच में, और ये स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल जो है ये यहाँ पे 90 डिग्री है। अर्थ जो टिल्टेड है वो 23.5, इस डायरेक्शन से 23.5 टिल्टेड है, ये ध्यान देना। तो कहीं पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछ देगा, क्वेश्चन में पूछेगा कि अर्थ के एक्सिस और अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन के बीच का एंगल कितना है। बात समझ रहे हो, ये क्या है, अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन है जिसमें अर्थ घूम रही है, और ये क्या है, ये अर्थ का एक्सिस है, रोटेशन का एक्सिस है। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ये 66.5 होगा। तो क्वेश्चंस में थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि एक्चुअली वो पूछ क्या रहा है। अगर उसने सिंपली कुछ नहीं कहा, केवल और केवल टिल्ट पूछा है, तब तो आप 23.5 करके आ जाओगे। लेकिन अगर कहीं उसने ये स्टेटमेंट डाल के आपसे पूछ दिया, ये स्टेटमेंट कि भाई ये आपका ऑर्बिटल प्लेन के साथ उसका एंगल कितने का बन रहा है, तो वो कितना होगा, दैट इज द 66.5 डिग्री। ठीक है, अब देखो हर प्लैनेट डिफरेंट डिफरेंट एक्सियल टिल्ट के साथ घूमती है। ये आप ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए रख लो कि यूरेनस जो है, यूरेनस का सबसे ज्यादा एक्सियल टिल्ट आपके पूरे सोलर सिस्टम में जो आपको ग्रह हैं उसमें यूरेनस जो है सबसे ज्यादा झुक के चलती है। अब कितना झुक के चलती है ये आपका काम रहेगा, आप थोड़ा सा इस पर सर्च करके आओगे। ठीक है, ये पूरी की पूरी कहानी आपको रहेगी। ये पिक्चर आपको ज्यादा क्लियर करा रहा होगा, अर्थ जो घूम रही है इस एक्सिस के अराउंड घूम रही है। ऊपर में पोलारिस स्टार की लोकेशन ये भी आपको दिख रही है। ठीक है, और नीचे में एक स्टार है सिग्मा ऑक्टेंटिस। तो ये आप चीज थोड़ा सा पिक्चर को क्लियर रखेंगे। और क्लियर करने के लिए देखो, ये अर्थ का प्लेन ऑफ अर्थ के घूमने का प्लेन है। ठीक है, ये एक्सिस सीधा 23.5 डिग्री थोड़ा सा टिल्टेड है उस प्लेन से। ठीक है, इतनी कहानी हमने यहां पे करी है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अर्थ का जो मूवमेंट होता है, एक तो है रोटेशन, दूसरा है रेवोल्यूशन। एक तो हमने बात करी घूमती है, बट घूमने में क्या है 23 डिग्री हाफ पे टर्न होकर घूमती है। तो जब घूमती है, रोटेशन करती है, तो उसमें एक चीज होता है कि एक समय में अर्थ का एक ही चेहरा जो है वो सन के सामने होगा। ये बात तो क्लियर है। अब अगर इमेजिन करो कि अर्थ नहीं घूमती तो क्या होता, अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होता। क्यों कि एक फेस हमेशा सन के सामने होता। तो जैसी अब स्थिति बनी हुई है, इमेजिन करो कि सालों ऐसे ही स्थिति बनी रहे। ठीक है, तो क्या हाल हो जाएगा हमारा। ठीक है, रात में भी सो नहीं पाओगे, तो कुछ ऐसी कहानी हो जाएगी नहीं। और एक साइड क्या होगा, हमेशा का हमेशा पूरा का पूरा ठंडा बना रहेगा। तो अर्थ का घूमना अपने आप में लाइफ को क्या करता है, अर्थ पे लाइफ को पॉसिबल बनाता है। तो अर्थ की घूमना बंद हुआ अर्थ का, तो ये कहानी जो है वो खत्म हो जाएगी। सो इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, नहीं घूमती, तो क्या होता है, एक साइड पूरा का पूरा गर्म, एक साइड पूरा का पूरा ठंडा, और फिर लाइफ आपको वहां पे पॉसिबल नॉर्मल कंडीशंस में नहीं हो पाती। कुछ और होता तो शायद पॉसिबल हो जाए, बट इस जैसा अभी है वैसे केस में पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब एक चीज ध्यान दो कि जब आप पिक्चर वगैरह देखोगे तो आपको पिक्चर थोड़ा सा इस तरीके से दिखाई जाती है। क्यों, क्योंकि अर्थ का जो घूमने का, अब सन मान लो यहाँ पे है, सन यहाँ पे है। ठीक है, आप फोकस दिखा रहे हैं, तो हम कभी भी आपका जो आपको दिखाया जाएगा ऐसे, तो पिक्चर को क्या कहते हैं, पिक्चर का थोड़ा सा फ्रेम आपको चेंज कर दिया जाता है, इसको सीधा कर दिया जाता है कि आपका इक्वेटर जो है वो स्ट्रेट लाइन में दिखे। यहाँ पे इक्वेटर क्या है, इस तरीके से दिखाया गया है। तो सन थोड़ा सा उसके रेफरेंस में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर होकर दिखेगा। इसीलिए कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि पिक्चर में ऐसे इमेज क्यों दिखाया जा रहा है। तो पिक्चर में इमेज ऐसे दिखाने का कारण बस इतना ही है। ठीक है, अर्थ घूम रही है, आप अगर या तो आप इक्वेटर को टेढ़ा करके दिखाओ, या तो फिर सन को टेढ़ा कर दो, इक्वेटर को सीधा रखो, तो वो आपका रेफरेंस जो है वो क्लियर रहेगा। इसके अलावा दूसरा जो अर्थ का मूवमेंट है वो क्या है, दैट इज द रेवोल्यूशन।
और रेवोल्यूशन अर्थ जो है सन के चारों तरफ पूरा करती है एक इक्लिप्टिक प्लेन में। ठीक है, याद रखना पूरा सर्कुलर नहीं है। ठीक है, अर्थ का जो सन के चारों तरफ घूमने का जो पाथ है वो 100% सर्कुलर नहीं है, उसमें थोड़ी बहुत इसेंट्रिसिटी है। ठीक है, वो इक्लिप्स होगा। तो सर्किल में क्या होता है, सर्किल में अगर आप सेंटर की बात करोगे, सर्किल यहाँ पे अगर सन है, अगर ये कंडीशन होता, सर्किल होता, ये सन होता, तो सन से अर्थ की दूरी हमेशा क्या होती, बराबर होती। लेकिन इक्लिप्स में ऐसा नहीं होता। इक्लिप्स में क्या है कि सन, इक्लिप्स में दो सेंटर होते हैं और सन एक सेंटर पे है, यानी अर्थ जो है कभी सन के करीब आएगा, कभी सन से क्या होगा, बहुत दूर जाएगा। हालांकि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, बट ये आपको मैटर करता है। ठीक है, तो ये दो पोजीशन अच्छा याद रखोगे। सन के पास जब अर्थ है, सबसे पास है, इस पोजीशन को क्या कहते हैं, हाँ जी, इसको पेरिजी कहेंगे। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, एपोजी। ठीक है, तो सन पास में है तो पास में है तो पेरिजी, पी से पास, पी से पेरिजी, दूर है तो एपोजी। ये दो कंडीशन बनेगी जब अर्थ सबसे पास आएगा, सबसे दूर जाएगा। अच्छा, किस डेट को सबसे पास आता है, हाँ जी, और सबसे दूर, ठीक। अच्छा, इसके अलावा अर्थ जो है पूरा एक चक्कर लगाने के लिए 365 दिन एंड 6 घंटे का समय लेती है, ना कि पूरे के पूरे 366 डेज नहीं होते। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक एक दिन बाद में ऐड करते हैं। ये जो 6-6 घंटे मिल गए, इन चारों को ऐड करके हम क्या कर देते हैं, आपको 365 एंड 6 आवर्स लेती है, तो ये 6-6 आवर जो एक्स्ट्रा हो रहा है, इसको हम ऐड करके क्या करते हैं, लीप ईयर में ऐड कर देते हैं। ये चर्चा बचपन से हम जो है वो कर चुके हैं। इसके बाद अब इनके मोशन के वजह से अर्थ पे कुछ बदलाव होते हैं, हम उनको समझना अपने लिए पूरा जरूरी है। इसको एक एक चीज ध्यान दो, थोड़ी देर के लिए पहले इसको समझ लो। देखो, जस्ट इमेजिन करो कि यहां पे मैंने सन को फिक्स कर दिया, सन को फिक्स कर दिया। अब सन को फिक्स करूंगा, ये थोड़ा सा, ये देखो, ये स्ट्रेट है, ये ऐसे प्लेन में है, इक्वेटर यहां पे है। तो अभी क्या हो रहा है, क्या नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को लाइट बराबर मिलेगी? नॉर्थ पोल आपका ऊपर में है तो नॉर्थ पोल क्या हो जाएगा, वो अंधेरे में चला जाएगा, वहां पे लाइट नहीं ज्यादा मिलेगी। यानी कि जो आपका सदर्न हेमिस्फेयर है, ये नीचे वाला हिस्सा, इसको प्रकाश क्या हो रहा होगा, ज्यादा मिल रहा होगा। जब ये कंडीशन होगा तो हम क्या बोल रहे हैं कि सदर्न हेमिस्फेयर में क्या है, आपका समर चल रहा है। सदर्न हेमिस्फेयर में आपकी क्या हो रही होगी, गर्मी का सीजन चल रहा होगा। जबकि ऊपर वाले हिस्से में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या हो रहा है, लाइट कम मिल रही है। ये इक्वेटर ही देखो, इसको यहां तक लाइट पहुंच ही नहीं रहा है, सन की रेखाएं जो है वो तिरछे पड़ रही हैं। तो यहाँ पे इस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या चल रहा होगा, उस टाइम में यहाँ पे ठंड चल रही होगी। ठीक है, तो एक साथ याद रखना कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी चलेगी, सदर्न हेमिस्फेयर में ठंड चलेगा, सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी चलेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, ठंड चलेगा। अब ये ऐसे ही है, ये घूमते घूमते इधर आ गया। ठीक है, सन तो यहीं पे है, तो सन की लाइट तो चारों तरफ जाएगी। अब क्या कंडीशन बन रहे हैं, देखो, अब क्या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन के पास हो गया, सन के सामने हो गया। ये ऊपर वाला हिस्सा देखो, ये सन के सामने आ चुका है, राइट। यानी कि इस हिस्से पे अब क्या होगा, लाइट ज्यादा पड़ेगी, इस हिस्से पे लाइट अब कम पड़ेगी। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अब क्या हो जाएगा, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को ज्यादा लाइट रिसीव हो रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी का सीजन आएगा। सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, ठंड का सीजन आ जाएगा। यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में सनलाइट समय के घूमने के साथ साथ वो चेंज होते रहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, सीजन का बदलाव हो रहा है, गर्मी से ठंड की तरफ गए। आपने देखा ना किस तरीके से नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में चेंज हुआ, एक चीज ये हो गई। अच्छा, जब ये मूव करेगा यहां से, जब ये यहां आ रहा था, एक पोजीशन ऐसा होगा ना, या घूम के मेरे पीछे आ गया, देखो सन यहाँ पे है। अब उस कंडीशन में देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर दोनों में जो है लाइट बराबर गिर रही है, राइट। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगी, लाइट बराबर होगी। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज यहां पे, तो पहले ये देख लो, यहां पे क्या हो रहा है, इस रीजन में जब है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाइट ज्यादा पड़ रही है। ये अर्थ घूमते घूमते चला गया, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर थोड़ा दूर हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाइट कम हो गई, सदर्न हेमिस्फेयर के पास क्या हो गई, लाइट ज्यादा हो गई। तो जब यहाँ पे क्या है, नॉर्दर्न समर चल रहा है,
यहां पे क्या चल रहा है, सदर्न विंटर चल रहा है। यहां पे सदर्न सदर्न विंटर, सॉरी इसको लिख लो, ये क्या है, नॉर्दर्न विंटर, और ये क्या चल रहा है, सदर्न समर। ठीक है, ये क्लियर है कहानी। अच्छा ये चीज देखो, क्योंकि ये एरिया, यहां पे ही बात कर लेते हैं, ये एरिया सन के सामने है, तो यहां का डे लेंथ जो होगा, दिन की लंबाई ज्यादा होगी, ज्यादा समय तक दिन, आपको ज्यादा समय तक सूरज की किरणें यहाँ पे पड़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि ये रीजन घूमेगा, ये इस रीजन से तो ये रीजन छोटा है, जब घूम के सामने भी आएगा तो काफी देर तक इस पे क्या होगी, लाइट पड़ती रहेगी। यानी कि एक दिन ऐसा होगा ना जब ये मैक्सिमम होगा सन के सामने, सन के सामने ये मैक्सिमम दूरी पे होगा, ये सन के सबसे ज्यादा सामने होगा। उस दिन पे क्या होगा कि यहाँ पे दिन जो है आपका सबसे लंबा होगा। यहाँ पे हो रहा था ना, यहाँ पे विंटर में क्या हो रहे हैं, दिन छोटे हो रहे हैं, आप देख रहे हो, जैसे जैसे ये घूम रहा है, जैसे जैसे ये घूम रहा है, तो जो पहले यहाँ पे लाइट ज्यादा मिलती थी, यहाँ पे समर था, अब यहाँ पे लाइट धीरे धीरे कम मिलना शुरू होगा। यानी क्या होगा, दिन का लेंथ, जो दिन की लंबाई है वो छोटी होती जाएगी। फिर यहाँ पे एक दिन होगा जहाँ पे दिन और रात बड़ा होगा, दोनों को लाइट बराबर जब मिलेगी, और फिर ये घूम के आएगा जहाँ पे इसका क्या होगा, दिन एक दिन सबसे बड़ा होगा। ये कहानी जब होगी, इन्हीं डेट्स को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। एक जो डेट है जिसको कहते हैं विंटर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस। यहां पे क्या होता है, ये दिन, तारीख याद रखना, दिसंबर 21, 22, 21 और 22 दिसंबर को क्या होता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में सन सबसे ज्यादा देर तक शाइन करता है, सबसे ज्यादा देर तक वहां पे सूरज क्या होता है, वहां की किरणें रिसीव होती हैं। जब ये कंडीशन होगा, यानी कि ये दिन क्या होगा, सबसे ज्यादा लंबा होगा। और ये कब होगा, जब आपका सदर्न हेमिस्फीयर में समर चल रहा है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में जब समर चले तो विंटर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस इसलिए बोल देते हैं क्योंकि सारी की सारी दुनिया, ऑलमोस्ट 80-90% दुनिया तो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्योंकि ठंड चल रही होती है तो इसीलिए विंटर सोलिस्टिस के नाम से इसको बुलाते हैं। ये घूमते घूमते यहाँ चली आई, तो जिस तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर को आपको सबसे ज्यादा सनलाइट रिसीव हुई थी, वैसे ही इस रीजन में एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को क्या होगा, सबसे ज्यादा सनलाइट रिसीव होगी। ये जो दिन होता है ये कितना होता है, दिस इज जून 21, 22 का दिन, तो 21 जून का दिन होगा। यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, लाइट आपको सबसे ज्यादा रिसीव होगी। इसके बाद जब घूम रही थी तो हमने चर्चा करा, एक दिन ऐसा आएगा जहां पे कि आपका दिन और रात दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये चर्चा करी थी, एक यहाँ पे होगा और जब ये घूम के एक बार यहाँ पीछे में आएगा तो वैसा ही कंडीशन बनेगा। यानी कि दो ऐसे दिन भी आएंगे जहां पे क्या होगा, दिन और रात की लेंथ जो होगी वो बराबर होगी। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है इक्विनॉक्स, इनको कहा जाता है इक्विनॉक्स। इस दिन क्या होगा, दिन और रात की लंबाई जो है वो दोनों ही हेमिस्फीयर में बराबर होगी। यहाँ पे जो सनलाइट रिसीव हो रहा है, दोनों ही हेमिस्फीयर में सनलाइट क्या होगा, बराबर रिसीव होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो, अच्छा एक चीज आपको अगर परेशान कर सकता है कि अच्छा भाई, ऑटम इक्विनॉक्स एंड वर्नल इक्विनॉक्स, ये थोड़ा सा डेट याद रखना स्पेसिफिक, ठीक है, क्योंकि समर सोलिस्टिस तो ये रखना याद है, समर सोलिस्टिस आसानी से याद रख लोगे जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर चल रहा है। तो भारत में समर कब आता है, मई जून के टाइम में, तो आप जून का डेट आपको याद रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑटम, और ऑटम याद रखना, हम गर्मी से ठंड की तरफ जा रहे हैं, तब ऑटम आपको बीच में आएगा, आपको सितंबर 22, 23 का टाइम। फिर जब इंडिया में विंटर आ गई, दिसंबर का टाइम, उस समय विंटर सोलिस्टिस, दिसंबर 21-22 का टाइम। और फिर आपको वर्नल इक्विनॉक्स कब होगा, मार्च 21, 22 का। तो 3 याद रख लो, चौथा तो ऐसे ही याद रह जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम आपके दिमाग में क्लियर होगा तो क्वेश्चंस आप आसानी से निकाल के ले जाओगे। ये टिल्ट के साथ इस डायग्राम को आप ड्रॉ कर लें। ठीक है, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या हो तो प्लीज आस्क बिफोर आई मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आप, अरे बाबा डेट ऐसे ही लिखा जाता है 21-22, साल लिखा जाता है 2023-24, ठीक है, वैसे ही डेट लिखा जाएगा। 21 लिखो, ठीक, डन हो गया। अब एक टर्म आपको
थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा, दैट इज द एक्सियल प्रिसेशन। ये टर्म बीच बीच में कभी कभार चर्चा में आ जाता है, बहुत ज़्यादा सुना हुआ टर्म नहीं। मैंने आपको बताया कि अर्थ की जो एक्सिस है वो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई, लेकिन ये हमेशा वैसे नहीं रहता। ये समय के साथ अर्थ का जो झुकाव है वो क्या होता है, उसमें बदलाव आता है। ठीक है, तो अर्थ कभी 25 डिग्री तक भी झुक सकती है और कभी 20 डिग्री पे वापस भी जा सकती है। इस टर्म को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एक्सियल प्रिसेशन। एक्सिस का उसमें उसके घुमाव में क्या होना, चेंज होना। ठीक है, ये झुकाव, अच्छा जब ये झुकाव में चेंज आएगा तो क्या होगा, पूरे दुनिया में वेदर फेनोमेना में क्या होगा, चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा, गर्मी सर्दी के पैटर्न में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा टर्म था, यहाँ पे एक्सियल प्रिसेशन याद रखना। साथ ही साथ नॉर्थ स्टार के साथ इसकी लोकेशन भी चेंज होगी। क्यों, हमने बात करी जो नॉर्थ स्टार है, जो आपका पोलर जो ध्रुव तारा है, वो क्या करता है, वो आपके एक्सिस से एकदम ऊपर में है, लेकिन अगर आपकी एक्सिस ही चेंज हो गई, आपका ये पोलर स्टार तो यही है, अभी आपकी एक्सिस चेंज हो गई, तो यानी कि जो आपका नॉर्थ स्टार है, जो पोलारिस स्टार अभी के डेट में जिसको हम नॉर्थ स्टार बोलते हैं, ये हमेशा नॉर्थ स्टार नहीं होगा। कहने का मतलब ये हमेशा पोल के ऊपर 90 डिग्री पे नहीं रहेगा। जैसे ही आपका अर्थ का एक्सिस चेंज होगा, वो फिर आपका पोलर स्टार नहीं होगा। तो जो बहुत पुरानी कैलेंडर्स होती हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि जो इंडियन स्टाइल ऑफ जो आपको जो तरीका है जो डेट्स को रखने का, वो नक्षत्रों के हिसाब से रखते हैं। ठीक है, नक्षत्रों के हिसाब से, तारों के हिसाब से उनकी चाल क्या थी। लेकिन कई बार जब लोग डेट्स का मिलान करते हैं तो 100% सही नहीं आता, बोलते नहीं ऐसा हुआ ही नहीं, डेट ही नहीं हुई। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे उस समय से अभी तक मिला के लोग बोलते हैं कि ये पोलारिस का जो है वो पोजीशन बदल चुका है। ठीक है, आपका जो ध्रुव तारा यानी कि नॉर्थ स्टार जहां से आप रेफरेंस लेते हो, उसकी पोजीशन खुद ही बदल गई। तो उस समय में जो कैलकुलेशन करी गई थी वो आज के कैलकुलेशन से मैच नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि पोजीशन ही इनकी बदली हुई। ठीक है, आज के डेट में ये जहां पे पोलारिस है, उस समय में वहां पे नहीं था। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सियल प्रिसिशन टर्म भी आप थोड़ा याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, इसका एक्सिस आपको चेंज होता रहेगा। साथ ही साथ अर्थ जो है वोबल भी करती है अपने एक्सिस पे। लट्टू को देखा है घूमते हुए, वो एक वोबल ऑफ अर्थ। अर्थ क्या करती है, अर्थ कभी कभी वोबल करती है अपने एक्सिस पे। वोबल करती है अर्थ, क्या करती है, अर्थ समटाइम्स वोबल ऑन इट्स एक्सिस। वोबल का मतलब क्या होता है, आप देखोगे कि जैसे ये ऐसे घूम रहा है, जैसे इमेजिन करो ये घूम रहा है और मैं इसको थोड़ा ऐसे हिलाना शुरू करूं, इस देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है, अर्थ चुपचाप ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, राइट, ऐसे घूम रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, घूमते घूमते अपने इसका एक्सिस भी देखो, अब यहाँ पे इसके एक्सिस पे ध्यान दो, इसका एक्सिस पे घुमा रहा हूँ ऐसे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओबलिंग ऑफ अर्थ। कभी कभी अर्थ क्या करती है, अपने उसकी एक्सिस ही रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ये जैसे लट्टू होता है, लट्टू घूम रहा है और लट्टू घूमते घूमते आप देखोगे कि जिस धुरी पे घूम रहा है वो थोड़ा सा वो धुरी अपने आप में घूमना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अर्थ में कभी कभी ये फेनोमेना भी देखने मिलता है, जिसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज वोबलिंग ऑफ अर्थ। ठीक है, तो एक्सियल प्रिसेशन का मतलब एक्सिस का चेंज होना, वोबलिंग का मतलब उसके एक्सिस का घूमने लग जाना, उसके एक्सिस के घूमने के अंदर में क्या हो जाना, मूवमेंट आ जाना, दैट इज नोन एज वोबलिंग ऑफ अर्थ। तो इस तरीके की मूवमेंट जो है अर्थ में देखी जाती है। ठीक है, तो कई बार इसका रोल क्या होता है, इसका रोल होगा कि जब आप फ्यूचर में कभी बात करोगे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अर्थ गर्म होता है, ठंडा होता है, तो कई बार अर्थ के गर्म या ठंडा होने के पीछे ये कारण भी होते हैं, अर्थ का वोबलिंग होना, अर्थ का एक्सियल टिल्ट बढ़ना। तो अर्थ का इमेजिन करो एक्सियल टिल्ट बढ़ेगा तो सन के सामने ज़्यादा जाएगा, तो इस रीजन में गर्मी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये कारण भी होते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको क्या करते हैं, अर्थ को गर्म या ठंडा करने में इनका रोल आपको आने लगता है। ठीक है, तो ये कहानी इतनी सी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक टर्म है जिसको कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ऐसा सर्कल बनता है जहां पे एक टाइम में, अगर बात करोगे, एक टाइम में क्या होता है, अर्थ के आधे हिस्से में सनलाइट पड़ रहा होता है, आधे हिस्से में क्या होता है, अंधेरा होता है। क्योंकि अर्थ अगर एक स्फीयर है तो आधा हिस्सा उसका 1/2 क्या होगा, इल्यूमिनेटेड होगा, सनलाइट वहां पे पड़ रही होगी, तो सनलाइट पड़ रही होती है उसको क्या कहते हैं, इल्यूमिनेटेड। ठीक है, वो जो सर्कल जहां पे पूरा उस रीजन में जहां पे सनलाइट पड़ रही होती है उसी को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द सर्कल
दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट, यानी कि अर्थ पे देखोगे तो ऐसा होगा ना, इधर से सन पड़ रहा है, इधर से लाइट पड़ रही है, तो एक हिस्से तक लाइट पड़ेगी, ऐसा ये एक पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा कि इस पूरे हिस्से में लाइट जो है वो पड़ रही है, पीछे का हिस्सा जो है वो क्या है, वो अंधेरे में है। इसी को क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, ये आप छोटा सा टर्म है, आप याद रखें, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो इक्विनॉक्स एंड ये चर्चा हम कर चुके, सॉलिस्टिस कब आती है, इक्विनॉक्स कब आती है। तो ये सॉलिस्टिस की चर्चा कि मैक्सिमम दिन कब होगा, आपका नॉर्दर्न सॉलिस्टिस होगा, सॉरी समर सॉलिस्टिस होगा एंड विंटर सॉलिस्टिस होगा, ये पूरी की पूरी कहानी जो है हम आपको सॉलिस्टिस में आपको समझा चुका हूँ। इक्विनॉक्स समझा चुका हूँ, इक्विनॉक्स में क्या था, दिन और रात दोनों में बराबर हो रहा है। ठीक है, ये आपको पढ़ने के लिए अगर आप चाहो तो इसको पढ़ लेना। ठीक है, पीडीएफ को मिल जाएंगे तो यू कैन स्टडी। ठीक है, इसके अलावा एक चर्चा जो है पेरीहेलियन एंड एपीहेलियन या पेरिजी एंड एपोजी, इसी को क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज पेरिजी एंड इसको क्या कहा जाता है, एपोजी। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, तो हिंदी में उपसौर एंड अपसौर। ठीक है, तो अगर आपको जैसे याद रखना आप रख लो। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं आपको समझा चुका हूं, पेरिजी यानी सन के सबसे पास आ जाएगी अर्थ, एपोजी में क्या होगा, सन से सबसे ज्यादा दूर हो जाएगी। ठीक है, तो पेरीहेलियन ये क्या है, यहाँ पे 3 जनवरी को आपको जो है वो पेरीहेलियन होता है, यानी 3 जनवरी को अर्थ जो है वो सबसे पास होती है सन के। ठीक है, और यहाँ पे एपीहेलियन क्या होगा, एपीहेलियन द पॉइंट जहां पे अर्थ जो है सन से सबसे ज्यादा दूर होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये तो नॉर्मल डेट तो याद रहती है, वो पूछेंगे अर्थ के घूमने के स्पीड पेरीहेलियन पे ज्यादा होगी कि पेरिजी पे ज्यादा होगी कि एपोजी पे ज्यादा होगी। जब पास होगा तो ज्यादा होगा कि दूर होगा तो ज्यादा होगा। आप एक चीज बताओ, जब आप घुमाते हो हाथ में किसी चीज को, रस्सी को पकड़ के घुमाओ, अगर उसका रेडियस छोटा रखोगे तो आपको स्पीड कम रखना पड़ेगा कि ज्यादा रखना पड़ेगा। आज जाके ये आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, वही पूरा का पूरा काम यही होता है। ठीक है, जब अर्थ पास में होती है, अर्थ क्या होती है, अर्थ पास में होती है, अर्थ पास में होती है, तो इसको अपने बैलेंस को, अपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स को मेंटेन रखने के लिए इसको अपना स्पीड क्या करना पड़ता है, ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही अर्थ दूर होती है इसकी स्पीड क्या हो जाती है, इसकी स्पीड हो जाती है। ठीक है, तो पेरिजी में होगा तो पास में भी है और इसकी स्पीड भी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, एपोजी में कम हो जाती है। अच्छा, आपने क्लास 9 10 में पढ़ा भी होगा, केपलर लॉ ऑफ मोशन, 9th में पढ़ा था, केपलर के सिद्धांत था। उसमें क्या था कि भाई अर्थ जो है ये डिस्टेंस, ये जो एरिया कवर करती है, ये हमेशा इक्वल टाइम में इक्वल होता है। ये कब पॉसिबल है, पास में है और ये एरिया इसका पूरा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो इस समय में इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी जैसे जैसे अर्थ सन के पास जाती है उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ते जाती है। जैसे जैसे अर्थ सन से दूर जाती है उसकी स्पीड थोड़ा सा क्या होती जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। सो पूरी वही कहानी, पेरीहेलियन एपीहेलियन, 6 जुलाई 3 जनवरी। फिर से डेट, यहाँ पे डेट्स आप याद रखना। नॉर्मल वनडे वाले एग्जाम में आपसे क्या पूछ लिए जाते हैं, आपसे डेट्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये कब, ये कहानी कब होती है, कब समर सोलिस्टिस, कब विंटर सोलिस्टिस, ठीक है, कब आपका इक्विनॉक्स हो रहा है, कब पेरीहेलियन पे है, कब एपीहेलियन पे है। ठीक है, ये पूरी की पूरी कहानी आप याद करके। चलो, ये कहानी, हाँ जी, अच्छा सॉरी, इसको कर लो, करेक्ट करो, ये 4 जुलाई ही है, 4 5 कर लेना। ठीक है, एक टर्म आपने सुना होगा, क्योंकि कभी कभी अब हिंदी टर्मिनोलॉजी भी पूछने लगा है यूपीएससी, उत्तरायण और दक्षिणायन। नहीं, ये टर्म हमारे हिंदी में क्योंकि यूज होता है, पता नहीं यूपीएससी किसी दिन उठा के पूछ लेगी
कि ये उत्तरायण का मतलब क्या है, दक्षिणायन का मतलब क्या है? जब बोलिए, और दक्षिणायन जब साउथ की ओर जाता है। तो सन का मूवमेंट अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में हमने देख लिया है, सॉरी अर्थ का मूवमेंट सन के रिस्पेक्ट में देख लिया हो, लेकिन ऐसा समझो कि क्या हो रहा होगा अगर उसको हम आपको अर्थ के रिस्पेक्ट में देखना चाहें। तो अगर सन, हमने ये देखा कि एक टाइम में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ रही थी, यहाँ आते आते वो क्या हो गया था कि सदर्न हेमिस्फेयर पे सबसे ज़्यादा लाइट पड़नी शुरू हो गई। लेकिन एक मिनट के लिए मान लो कि अर्थ स्थिर है और सन घूम रहा है, जस्ट इमेजिन करो हम अर्थ पे से क्या देख रहे हैं, हमें तो लग रहा है कि हम अस्थिर हैं, सन घूम रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि अगर आप इसको आप यहाँ से अस्थिर होकर इमेजिन करना शुरू करोगे तो आपको क्या फील होगा कि सन जो है वो हमारे नॉर्थ में और साउथ में जा रहा है। सन का मूवमेंट आप अपने यहाँ से खड़े होकर देखोगे, अर्थ से देखोगे, तो आपको फील होगा कि सन ही जो है, सन कभी नॉर्थ में मूव कर रहा है और कभी सन क्या है वो साउथ में मूव कर रहा है। तो इसी मूवमेंट को जब आप अर्थ के रिस्पेक्ट से बोलते हो, अर्थ के रिस्पेक्ट से जब आप सन के मूवमेंट को ट्रेस करते हो, तो फिर इसी को क्या बोलते हो, इसी को उत्तरायण या दक्षिणायन के टर्म में जाते हो। तो उत्तर नॉर्थ डायरेक्शन है, सदर्न डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, दक्षिण डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो 6 महीने के लिए क्या होगा, 6 महीने के लिए आपको लगेगा फॉर द 6 मंथ द सन अपीयर्स टू बी मूविंग। 6 महीने के लिए, यानी वो समय कब होगा, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी पड़ रही होगी, यानी कि सन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के साइड में, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आपका झुका हुआ है सन के साइड में, तो वो कंडीशन होगा तो सन आपको क्या लगेगा, आपको नॉर्मल कंडीशन से थोड़ा ज्यादा उत्तर की ओर दिखेगा धीरे धीरे। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द उत्तरायण पोजीशन। ठीक है, उसके बाद ये आपको कब शुरू होता है, ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता कब है, सन का मूवमेंट नॉर्थ की तरफ होना कब शुरू होता है, दिसंबर या जनवरी में, जब एक बार आप सबसे मैक्सिमम में पहुंच गए, यहाँ पे आप सबसे मैक्सिमम में पहुंच गए, यहाँ पे सन जो है आपको सबसे ज्यादा दूर है नॉर्दर्न पोल से। लेकिन इसके बाद अब जैसे ही ये यहाँ से आगे मूव करना स्टार्ट होगा, आपको क्या लगेगा कि अब आपको लगेगा कि सन का मूवमेंट अब उत्तर की तरफ होना शुरू हुआ है, यहाँ पे आते आते सन का मूवमेंट उत्तर की तरफ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस जोन में जब सन पूरा का पूरा था, वो क्या बोला जाएगा, दैट इज द फेज ऑफ उत्तरायण। ठीक है, वहीं पे यहां से जब इस डायरेक्शन में अर्थ का मूवमेंट होगा तो वो फेज किस चीज का होगा, वो दक्षिणायन का, सन आपको जो है दक्षिण की ओर जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये चीज आप टर्म क्लियर रखोगे, उत्तरायण और दक्षिणायन। ठीक है, तो इंडिया में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ये पूरी की पूरी कहानी आपको रहेगी। तो ये कहानी है, जब आप सुबह उठ के सो के उठे हो, ये सदर्न हेमिस्फेयर है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, आपको सन जो है धीरे धीरे उत्तर की तरफ आता हुआ दिखेगा, एकदम एक टाइम को टॉप पे पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर सन जो है धीरे धीरे इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा, तो आप उसको क्या बोलते हो, आप बोलोगे भाई ये दक्षिणायन में चला गया। ठीक है, तो उत्तरायण है, दक्षिणायन, इसके लिए आप, तो सेम दक्षिणायन 6 महीने जब आपका सन जो है दक्षिण की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है। तो 21 जून के बाद जो अगला दिसंबर तक जो समय होगा, दैट विल बी इन द दक्षिणायन। ठीक है, तो क्योंकि ये सारी चीजें यूपीएससी आपको इक्विनॉक्स पे सवाल पूछ चुका है, 1-2 बार सोलिस्टिस पे पूछ चुका है, और कभी कभी वो पुराने टर्म्स उठा लेता है, तो मुझे लगता है कि कभी वो शायद पूछ ले कि ये उत्तरायण और दक्षिणायन का टाइम किस टाइम से चलता है। ठीक है, प्रिवेलेंट है, इंडिया में यूज होता है, इसलिए इसको जानना चाहिए आपको, जो कि यूज हो सकता है। तो यहाँ पे वो विंटर की कहानी दिखेगी। अच्छा, तो सन आपने मोशन देख लिया अर्थ का, किस तरीके से 2 मोशन, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना, रोटेशन की वजह से आपका क्या हो रहा था, दिन और रात हो रहे थे, रेवोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा था, समर एंड विंटर जा रहे, यानी सीजनल चेंजेस हो रहे थे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, आप कंफ्यूज ना करें। अब आपका मूवमेंट की वजह से, आपका जो अर्थ का मूवमेंट है या जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उनके मूवमेंट की वजह से आपको यहाँ पे इक्लिप्स की घटना देखने मिलती है। इक्लिप्स का मतलब ग्रहण। ठीक है, तो सन आपको अर्थ के मूवमेंट के वजह से ही क्या होता है, सोलर एंड लूनर इक्लिप्स भी देखने मिलते हैं। ठीक है, और ग्रहण ये तो आपको सालों का सदाबहार टॉपिक है, किसी भी साल क्वेश्चन आ जाए तो वो करंट का ही है। क्यों, क्योंकि ग्रहण तो हर साल आते हैं। साल में आप मान के चलो कि एक एवरेज लेके चलो तो 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण तो एक एवरेज के तौर पे माना जाता है। कभी 0 भी हो सकता है, कभी 3-4 भी जा सकता है, बट इतना तो माना जाता है कि 2-2 दोनों मान के होगा।
तो थोड़ा सा हमें सोलर एंड लूनर इक्लिप्स को समझने की जरूरत है। बट आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऑर्बिटल प्लेन ऑफ अर्थ एंड मून कैसा है। तो ऑर्बिटल प्लेन का मतलब क्या हो गया, आप जरा सा मुझे कॉपी देंगे अपना। देखो आप समझो कि ये काम कैसे कर रहा है। ये आपको अर्थ का ऑर्बिट है, यहां पे बीच में क्या है, सन है, ठीक है, यहां पे बीच में सन को मैंने रख दिया, और अर्थ जो है ये इस प्लेन में, ये प्लेन में, इससे ऊपर नहीं जाएगी अर्थ, इससे नीचे नहीं जाएगी, इस प्लेन में अर्थ क्या कर रही है, घूम रही है। अर्थ के चारों तरफ चांद भी घूम रहा है, मून भी घूम रहा है, लेकिन मून इस प्लेन में नहीं घूम रहा है, क्योंकि अगर मून इसी प्लेन में घूमता तो क्या होता, हमेशा सामने आ जाता सन एंड आपको अर्थ के बीच में, ठीक है। मून, वो कॉपी देना, मून थोड़ा सा, मून का जो घूमने का प्लेन है वो इस प्लेन से थोड़ा सा टिल्टेड है, ठीक है, यानी कि अगर अर्थ इस प्लेन पे घूम रही है तो मून घूम तो रहा है अर्थ के चारों तरफ, बट उसका प्लेन जो है घूमने का वो इस वाले कॉपी जो ऐसे आपको दिख रहा है वैसे है। यानी कभी कभाली क्या होगा, मून आपके अर्थ के सामने आ सकता है, हमेशा सामने नहीं आ सकता है, ठीक है। अपनी अपनी कॉपियां आप पकड़ लें। तो यहां पे क्या है, ये आपको एक प्लेन दिख रहा है, ये यहां पे आपको दिस इज द सन, और एक आपका प्लेन जो है ये सन का प्लेन आपको दिख रहा है जिसमें कि अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है। दूसरा, इस अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, बट वो भी थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, वो एक टिल्टेड प्लेन में घूम रहा है, मून जो है इस रास्ते पे घूम रहा है, और इन दोनों प्लेन्स के बीच की दूरी जो है, जो एंगल है वो कितना है, 5 डिग्री का एंगल इन दोनों के बीच में है। तो इसीलिए मून जो है कभी कभार आपको जो है वो क्या हो जाता है, सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, या एकदम जो अर्थ है वो सन और मून के बीच में आ जाएगी। जब ये कंडीशन बनते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, सोलर एंड लूनर इक्लिप्स, सूर्य या चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। अच्छा कौन किस, अच्छा सूर्य ग्रहण होगा तो बीच में कौन आएगा, सूर्य ग्रहण होगा तो सन बीच में, सूर्य ग्रहण होगा तो सीक्वेंस क्या होगा, रुको 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 रुको, एक सीक्वेंस हो सकता है कि सन है, मून है, अर्थ है, दूसरा सीक्वेंस हो सकता है कि सन है, अर्थ है और मून है, ये एक लाइन में आएंगे। जब भी ऐसा कंडीशन होगा तो ग्रहण तो बनेगा। किसमें चंद्र ग्रहण होगा और किसमें सूर्य ग्रहण होगा, एक मिनट रुको, पहले वाले में सोलर इक्लिप्स से कितने लोगों का मानना है कि ये सोलर इक्लिप्स होगा, सूर्य ग्रहण होगा, अच्छा, और इसमें लूनर इक्लिप्स होगा, ऑप्शन 2 कितने लोगों का मानना है, इसमें चंद्र ग्रहण लगेगा, हाँ जी, अच्छा चलो कोई नहीं है। तो ये आपका जो सोलर इक्लिप्स की घटना है वो सही है, ठीक है। तो सन, मून और अर्थ अगर ये बीच में आया तो आपने, मून ने क्या करा, मून ने सन को ढक दिया, मून जो है सन के सामने आ गया, ये जो कंडीशन बनती है इसको क्या कहा जाता है, दिस इज नोन एज द सोलर इक्लिप्स। दूसरी घटना क्या है कि सन और अर्थ, सन और मून के बीच में जो है अर्थ सामने आ गया, जिससे मून पे डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ रही, क्योंकि आपको एक चीज तो पता है कि मून की खुद की लाइट तो है नहीं, तो मून क्या करता है, मून जो है सन के लाइट से चमकता है, लेकिन ऐसी कंडीशन हो गई जब अर्थ एकदम सामने आ गया, मून जो है वो चमक, मून पे कोई लाइट नहीं पहुंच रही है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, दिस इज नोन एज द लूनर इक्लिप्स। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां से 2-3 टर्म आपको याद रख लेनी है। एक जो टर्म है जिसको कहते हैं अम्ब्रा, और दूसरा जो टर्म है दैट इज नोन एज पेनम्ब्रा। अम्ब्रा जो जोन है इसको कहते हैं इंग्लिश में शैडो जोन है, ये छाया का जोन है, यानी ये वो एरिया है जहां पे भी लाइट बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही, जहां से कि लाइट पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी है, उस जोन को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द अम्ब्रा जोन या शैडो जोन। दूसरा जो जोन है इसको कहते हैं पेनम्ब्रा जोन, इसको कहते हैं पार्शियल शैडो जोन, यानी लाइट पूरी नहीं पहुंच रही, थोड़ी बहुत लाइट पहुंच रही है, यानी थोड़ी बहुत लाइट आप कह सकते हो ब्लॉक हो रही, ठीक है। तो एक आपको शैडो जोन, दूसरा पार्शियल शैडो जोन, और ये अम्ब्रा पेनम्ब्रा टर्म जो है ये आपको यूज होगा
जब आपको सोलर टाइप्स ऑफ सोलर इक्लिप्स यानी टाइप्स ऑफ लूनर इक्लिप्स जब हम देखेंगे तो यहाँ पे ये टर्म अपने दिमाग में क्लियर कर लो। अम्बा यानी लाइट उस रीजन में पूरी तरीके से ब्लॉक है, बिल्कुल भी पास नहीं हो रही है। पेनम्ब्रा यानी पार्शियल शैडो जोन, जहां पे कि लाइट थोड़ा बहुत ब्लॉक है, पूरी लाइट नहीं। ठीक है, तो इतनी कहानी आप याद रखें। बाकी सोलर इक्लिप्स लूनर इक्लिप्स कैसे काम करता है ये चीज आप ध्यान रखें। इसके बाद आते हैं कि सोलर इक्लिप्स के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, कितने प्रकार के सोलर इक्लिप्स आपको हो सकते हैं और कितने प्रकार के लूनर इक्लिप्स आपको हो सकते हैं। ये कर लिया। डन। चलो इसके बाद बिल्कुल, अरे बाबा थोड़ा बहुत दिख जाता है, पूरा 100% नहीं दिखेगा कि आपको वैसा गोल सा बड़ा सा, बट विजिबल हो सकता है। सोलर इक्लिप्स दिन में होगा ना जनरली, ऐसे भी आपको नहीं दिखेगा। बात समझ में आ रही? शाम के टाइम में थोड़ा बहुत हो तो आपको धुंधला सा मून आसमान में शायद दिखे। चलो इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोलर इक्लिप्स की। ठीक है, तो 4 तरीके के सोलर इक्लिप्स आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, पहला जो है दैट इज द टोटल सोलर इक्लिप्स, दूसरा एनुलर सोलर इक्लिप्स, पार्शियल सोलर इक्लिप्स एंड हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। तो 4 तरीके के सूर्य ग्रहण आपको हो सकते हैं और हर कंडीशन, हर चारों के होने की कंडीशन जो है आपको क्या होगी, वो अलग अलग तरीके से होगी। तो सबसे पहले टोटल सोलर इक्लिप्स यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण, ये कब होगा? ये तब होगा जब चंद्रमा जो है सूर्य को पूरी तरीके से ढक देगा। चंद्रमा जो है क्या होगा, सन को पूरे तरीके से ढक देगा। अब एक बात आती है कि चंद्रमा सन को पूरे तरीके से कैसे ढक सकता है? चंद्रमा का साइज छोटा है, सन का साइज बड़ा है, फिर भी 100% उसको कैसे ढक सकता है? हाँ जी, यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं, यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहेंगे एपेरेंट विड्थ। एपेरेंट विड्थ, एपेरेंट विड्थ का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब कोई भी चीज आप पास से देखते हो तो वो आपको बड़ी दिखती है, जबकि आप उसको दूर से देखते हो तो क्या होती है, वो छोटी दिख जाती है। राइट, यही एपेरेंट विड्थ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम कर रहा है। चंद्रमा का साइज तो छोटा है बट वो आपके पास में है, और सन का साइज बड़ा है बट वो दूर है। तो वो आपका एडजस्टमेंट सन एंड मून के बीच में एडजस्टमेंट इतना प्रॉपर होता है कि दोनों का एपेरेंट विड्थ एक टाइम के लिए क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब दोनों का एपेरेंट विड्थ, जो ऑब्जर्वर है जमीन पे जो खड़ा होकर देख रहा है, उसके लिए दोनों का एपेरेंट विड्थ जब बराबर हो गया तब क्या करेगा, मून सन को पूरी तरीके से ढक देगा। आपको सन का कुछ भी नहीं दिखेगा एक्सेप्ट कोरोना। ठीक है, उस कंडीशन में कोरोना, कोविड नहीं। ठीक है, सूर्य का जो है वो बाहरी हिस्सा जो है वो कोरोना है। तो जब भी ये कंडीशन, कुछ ऐसी कंडीशन बनती है, दिस इज नोन एज द, ये आपका जो है हिंदी में पूर्ण सूर्य ग्रहण है। ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, आपको पूरी तरीके से सन को क्या कर दिया है, मून ने ढक दिया है। ये जो लेयर आपको विजिबल हो रहा है ये सन का लेयर है। ठीक है, सन का बाहरी एटमॉस्फेयर आप कह सकते हो। उस तरीके से ये कोरोना जो है ये इसी टाइम में विजिबल हो सकता है। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई आपका सन का कोरोना का जो लेयर है वो हमें कब विजिबल हो सकता है, ठीक है, तो अगर दूर से पूछेगा तो वो केवल और केवल पूछ देगा कि इक्लिप्स के दौरान विजिबल हो सकता है, और पास लाएगा तो वो टाइप ऑफ इक्लिप्स डालेगा कि किस टाइप ऑफ इक्लिप्स के दौरान विजिबल हो सकता है। ठीक है, तो जब भी पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा तब क्या होगा, उस टाइम में आपको कोरोना विजिबल हो जाएगा, सन पूरा का पूरा ढक जाएगा, एपेरेंट विड्थ दोनों की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, इतनी कहानी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा जो है ये क्या है, ये पार्शियल सोलर इक्लिप्स।
यहाँ पे क्या हो रहा है कि सन मून जो है वो ढक तो रहा है बट पूरी तरीके से आपको नहीं ढक पा रहा है। दिस इज नोन एज द एनुलर सोलर इक्लिप्स, ये याद रखना। जो रिंग आपको बनता हुआ दिख रहा है, जब ऐसा कंडीशन हो कि मून ढक तो दे, ये मून है बट इसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सन एक रिंग की तरफ दिखे, एक रिंग की तरह दिखे, इसको क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज द एनुलर सोलर इक्लिप्स। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? ये वाला पोर्शन आपका क्या है? दिस इज द एनुलर सोलर इक्लिप्स। तो यहाँ पे भी सन एंड मून एकदम स्ट्रेट में है, सामने में है, बट एपेरेंट विड्थ यहाँ पे बराबर नहीं हो पाई है दोनों की। ठीक है, यानी यहाँ पे अभी भी सन की एपेरेंट विड्थ ज्यादा है विद द एपेरेंट विड्थ ऑफ मून, और इसीलिए सन का कुछ हिस्सा आपको रिंग के तौर पे दिख रहा है, एंड दिस इज नोन एज द एनुलर सोलर इक्लिप्स। ठीक है, तीसरा जो है दैट इज द पार्शियल सोलर इक्लिप्स। यहाँ पे मून जो है पूरी तरह से सन के सामने नहीं आया है, मून जो है सन के कुछ हिस्से को ही ढकने में कामयाब हो पाया है, और इसको क्या कहेंगे? पार्शियल सोलर इक्लिप्स। ठीक है, इसके बाद चौथा जो होता है दैट इज द हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स में क्या होगा? वो आपको मिक्सचर होगा, इन दोनों किसी भी दो का मिक्सचर हो सकता है, यानी सन जो है कुछ देर के लिए ऐसा दिखेगा फिर इस फेज में आ गया। ठीक है, एक या दो में, यानी कि दो का कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, तो क्योंकि मूवमेंट हो रही है ना मून की, जब आगे पीछे हटेगा तो थोड़ी देर के लिए आप हो सकता है उसको ऐसा भी ऑब्जर्व करो, थोड़ी देर के लिए आप सन को ऐसा भी ऑब्जर्व करो। तो जब ये कंडीशंस होंगे तो इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज द हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। तो चार तरीके की सोलर इक्लिप्स आपने देखी, टोटल, एनुलर, पार्शियल एंड हाइब्रिड। ठीक है, टोटल में पूरा ढक दिया, एनुलर में रिंग बना बाहर में, पार्शियल में एक हिस्सा ही ढक पाया है, और हाइब्रिड में इन दोनों का कोई, इन तीन में से किसी दो का या तीनों का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज द हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। ठीक है, इतनी कहानी हमने करी। तो इसको और देखना चाहोगे तो टोटल सोलर इक्लिप्स, एपेरेंट विड्थ दोनों की बराबर हो जाती है, टोटल सोलर इक्लिप्स। ठीक है, कोरोना आपको बाहर दिख रहा है, एनुलर में क्या हो जाएगा? एनुलर में एक हिस्सा बाहर दिख रहा है, पार्शियल में पूरा सामने नहीं आ पाए। तो ये कहानी आपको, इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से दिखेगी। उसी तरीके से टाइप्स ऑफ लूनर इक्लिप्स भी हो सकते हैं। तो लूनर इक्लिप्स कब होगा? जब अर्थ बीच में आ जाएगी सन एंड मून के, यानी कि लाइट नहीं पहुंच रहा है मून के पास, तो आपको क्या दिखेगा? क्या ही दिखेगा। ठीक है, उस केस में हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द आपको लूनर इक्लिप्स। अब लूनर इक्लिप्स भी तीन तरीके के हो सकते हैं, टोटल लूनर इक्लिप्स, पेनम्ब्रा लूनर इक्लिप्स एंड पार्शियल लूनर इक्लिप्स। ठीक है, टोटल लूनर इक्लिप्स यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण। ठीक है, पूर्ण चंद्र ग्रहण ना, हाँ ठीक है। तो टोटल लूनर इक्लिप्स यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण कब होगा? जब पूरी तरीके से आपका जो लाइट है वो मून का क्या हो चुका है? ब्लॉक हो चुका है। देख कुछ कंडीशन देखो, ये कब होगा? ये सन है, ये अर्थ है, ये अम्ब्रा जोन, ये पेनम्ब्रा जोन। टर्म याद आ रहा है? अम्ब्रा जोन यानी कि लाइट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जा रही है, पेनम्ब्रा जोन मतलब लाइट थोड़ी सी आ रही है। तो मून अगर अम्ब्रा जोन में है, मून अगर किसी भी तरीके से पूरा का पूरा चंद्रमा अगर अम्ब्रा जोन में आ जाए, तो अम्ब्रा जोन में क्या है? बिल्कुल भी सन की लाइट पहुंच ही नहीं रही है। तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? दैट इज नोन एज द पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी टोटल लूनर इक्लिप्स। लेकिन इस टाइम में एक चीज आपको दिखोगे कि जो मून है वो पूरा ब्लैक नहीं, अगर ब्लैक हो जाएगा तो फिर तो हमें दिखेगा ही नहीं। मून जो है यहाँ पे आपको लाल कलर का दिखेगा, रेडिश मून दिखता है। ठीक है, आपको लाल कलर का मून दिखेगा। ये इसलिए होता है कि यहाँ पे लाइट, जो सनलाइट है वो तो ब्लॉक हो चुकी है, डायरेक्ट नहीं जा रही है, बट सनलाइट में से थोड़ी सी जो लाल वाली लाइट होती है वो डिफ्यूज होकर क्या होती है? पहुंचती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना, इट अपीयर्स रेड, इट अपीयर्स रेड बिकॉज ऑफ, ठीक है, ये रेडनेस जो है बिकॉज ऑफ द डिफ्यूज्ड लाइट रीचिंग द मून। ठीक है, इसी वजह से ये क्या होता है? आपको लाल कलर का दिखेगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है, नाम से आपको पता चल रहा है, पेनम्ब्रा लूनर इक्लिप्स यानी उपछाया चंद्र ग्रहण।
ठीक है, इसमें क्या होगा, मून कहां पे लाई करेगा, नाम से क्लियर हो रहा है, मून पेनम्ब्रा में लाई करेगा, यानी पार्शियल शैडो जोन में लाई करेगा। तो पेनम्ब्रा में क्या होता है, पेनम्ब्रा में मून की चमक, लाइट तो वहां पहुंच रही है, कम पहुंच रही है, पूरी तरीके से नहीं पहुंच रही है। तो पेनम्ब्रा लूनर इक्लिप्स में क्या हो जाएगा कि मून की जो चमक होती है वो चमक काफी हद तक आपको कम दिखेगी। मून जो है, मून की शाइनिंग जो है वो 50-60% से ज्यादा आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, तो जितना नॉर्मल कंडीशन में, जितना नॉर्मल चांदनी रात में अगर आपको मून साइन किए हुए दिखता, उतना यहाँ पे आपको साइन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द पेनम्ब्रा लूनर इक्लिप्स, दैट इज द उपछाया, ये वाला पिक्चर है। ठीक है, थोड़ा सा आपको डीम दिखेगा मून। ठीक है, थोड़ा बैठने का तरीका सही कर लो क्लास में, नहीं आप होटल में तो आए नहीं हो। ठीक है, सो पेनम्ब्रा में क्या हो जाएगा, मून की लाइट थोड़ी आपको आपकी डिम हो जाएगी। तीसरा जो है दैट इज द पार्शियल सोलर लूनर इक्लिप्स। इसमें क्या होगा कि मून जो है ये अम्ब्रा पेनम्ब्रा के बीच में कहीं पे होगा। ठीक है, तो एक भाग जो है, एक हिस्सा वहां पे आपको लाइट थोड़ी ज्यादा पड़ रही है, एक हिस्सा में लाइट नहीं पड़ रही है। तो पेनम्ब्रा में लाइट पड़ रही है, थोड़ी डिम दिख रहा है, अम्ब्रा वाले पोजीशन में क्या हो रही है, बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है मून के पास। तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज द पार्शियल लूनर इक्लिप्स। ठीक है, जिसको कहते हैं आंशिक चंद्र ग्रहण। देखो यहाँ पे मून अम्ब्रा जोन में पूरा का पूरा है तो टोटल सोलर इक्लिप्स। ठीक है, आंशिक जब होगा तो क्या होगा कि मून की पोजीशन कुछ इस तरीके से होगी, या तो मून यहां पे हो, कुछ इस तरीके से हो। तो जो अम्ब्रा जोन में है वो क्या, वहां पे बिल्कुल लाइट नहीं दिख रही है, पेनम्ब्रा जोन में है तो थोड़ा सा उस पर, हाँ दोनों में रहेगा। हो यहां भी सकता है, यहां भी पॉसिबल है कि पेनम्ब्रा जोन में हो और फिर पूरा लाइट का जोन है। बट ये वाला अगर जोन में है मून, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि लाइट का डिफरेंस लगभग सिमिलर, आप मतलब ऑलमोस्ट आप कैच नहीं कर पाओगे नॉर्मल आंखों से। बट यहाँ पे भी ये वाला केस पॉसिबल है कि दो जोन में, तो आधा जोन अम्ब्रा आधा जोन पेनम्ब्रा में, मतलब कुछ हिस्सा, या फिर कुछ हिस्सा पेनम्ब्रा जोन में और कुछ हिस्सा कंप्लीट लाइट वाले जोन में, उस कंडीशन में भी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये कहानी आप ध्यान रखिए, दैट इज द सन मून और अर्थ की किस तरीके से कहानी आपको चलती है। क्लियर है यहां तक? और बड़ी मजे की बात है कि इस साल भारत में कोई भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा। हाँ जी, क्या ग्रहण से क्या लगना है तुम्हें? तो क्या होता है कि क्यों नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये जो अम्ब्रा पेनम्ब्रा जोन है, ये अर्थ पे एक टाइम में लिमिटेड एरिया में ही बन सकता है। नहीं, छाया मान लो सन की रेज आ रही है उधर से, सन की रेज आ रही है, मून ने इसको ढक दिया, तो कुछ हिस्से को ही ढक सकता है, वो पूरे अर्थ को नहीं ढक सकता। नहीं, तो जिस हिस्से में ढका उस रीजन में क्या होगा, उस रीजन में ग्रहण लगा, जिस रीजन में वो नहीं ढक पाएगा उस रीजन में ग्रहण क्या होगा। ठीक है, तो ये कहानी आप जो है थोड़ा ये रखेंगे। ये इस साल की घटना है, 2024 में क्या होना है क्या नहीं होना है। तो भारत में एक भी ग्रहण नहीं लगेगा। एक ग्रहण जो 24-25 मार्च को लगा वो यहाँ पे, 8 अप्रैल को ये इस रीजन में था, 17-18 सितंबर को जो लगेगा अगेन भारत के रीजन में नहीं है, पार्शियल आएगा। सोलर लूनर यहाँ पे भी 2 अक्टूबर 17 अक्टूबर यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो सर जस्ट ब्रीफ आइडिया कि इस साल भारत में सूर्य या चंद्र ग्रहण नहीं है। हाँ जी, क्या हो गया, क्या हो गया? पार्शियल आएगा, पार्शियल आएगा आपको, कंप्लीट पार्शियल मतलब थोड़ा बहुत जोन में आ सकता है, ये वाला वो भी मतलब भारत के पूरे हिस्से में नहीं आ रहा है। ठीक है, वो गुजरात वाले साइड में थोड़ा बहुत फील होगा। ठीक है, तो बट ग्रहण का जो ये है सूतक और ये सब मनाते हैं आप। तो ये कहानी ये थी आपकी मोशन ऑफ अर्थ, कि किस तरीके से आपका मोशन ऑफ अर्थ जो है ये रोल आपको प्ले करता है। इसके बाद की जो आप हेडिंग डालेंगे, जस्ट मिनट,
क्या बात है भाई, कुछ ज्यादा हंसी आ रही है आपको? कुछ ऐसा जोक है हमें भी बताओ। हाँ जी। शुक्र मनाओ किम जोंग उन के देश में पैदा नहीं हुए हो। नहीं, वरना तुम हंसना भूल जाते कि हंसा कैसे जाता है। कहना बहुत आसान बात है भाई। ठीक है, बिहार जो है क्रांतिकारियों का देश रहा। नहीं, यहाँ पे तो आपसे बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए, फिर भी अंग्रेजों से 200 साल गुलाम रहे। तो बिना बिना दुश्मन के सामने तो हम सभी क्रांतिकारी लगते हैं, हम अपने आप को बड़ा ही मानते हैं। ठीक है, सामना होता है तो पता चलता है ना। हाँ जी। वो कहने के लिए अच्छी लगती है ना, ये बातें कहने के लिए बहुत अच्छी लगती है कि एक बिहारी 100 पे भारी। बिहार की स्थिति देख लो कहाँ पे है। नहीं, ये 100 पे भारी करते करते ही हम कहाँ पहुंच चुके हैं। चाहे आप जीडीपी की बात कर लो, हेल्थ स्टेटस की बात कर लो, एजुकेशन स्टेटस की बात कर लो, कहाँ पहुंच चुके हो। हाँ, वही 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 करो। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इंटीरियर्स ऑफ अर्थ पे आ जाओ थोड़ा सा। अभी तक, अभी तक जो कहानी बताई आपको वो एक तरीके से एस्ट्रोनॉमी से थोड़ा ज्यादा जुड़ी थी कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, कैसे हुआ। अब यहां से जो कहानी चलेगी वो आपको प्योर ज्योग्राफी का हिस्सा है। ठीक है, अभी तक थोड़ा बहुत जो आपको पढ़ा है वो थोड़ा बहुत एस्ट्रोनॉमी से भी मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत नहीं भी। यहां से जो कहानी चलेगी दैट इज प्योर ज्योग्राफी, और यहां से अब आपको समझना चालू करना है। ठीक है, बाकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड थोड़ा सा जब आपको क्लाइमेटोलॉजी में लेके जाएंगे तो थोड़ा सा ब्रीफ में उसको वहां पे भी करा देंगे। चलिए, पहली चीज कि भाई क्यों अर्थ के इंटीरियर को पढ़ना क्यों है, क्यों अर्थ के अंदर में क्या है उसे जानना जरूरी है। तो अर्थ का इंटीरियर ही डिटरमाइन करता है कि यहाँ पे आज हम जहाँ पे खड़े हैं वहां पे खड़े हो पाएंगे। क्योंकि अर्थ का इंटीरियर क्या करता है, अर्थ पे जो प्लेट्स हैं उसको बराबर चलाते रहता है। और उस चलने का जो अर्थ के प्लेट्स के जो चलने का कारण है वो क्या है, अर्थ का इंटीरियर है, अर्थ का जो अंदरूनी हिस्सा है उसी वजह से। वही हिस्सा कारण है कि अर्थ पे भूकंप भी आते हैं, वही हिस्सा कारण है कि अर्थ पे ज्वालामुखी भी आते हैं, वही हिस्सा कारण है कि आज जहाँ पे समंदर है वहां पे समंदर है, कभी वहां पे हो सकता है कि आपको लैंड हो जाए, वहां पे समंदर ना हो। ये पूरा का पूरा जो चक्र है, ये चलाने का जो काम करता है वो अर्थ का इंटीरियर ही करता है। ये तो एक कारण हो गया। दूसरा कारण है कि अर्थ का इंटीरियर ही डिसाइड करता है कि कहाँ पे किस तरीके के मटेरियल्स मिनरल्स आपको मिलेंगे। कहीं पे हीरे की खदान है तो कहीं पे कोयला मिल रहा है, वो भी डिटरमाइन करने के पीछे बहुत बड़ा जो रोल है वो किसका है, वो अर्थ के इंटीरियर का है। तो चाहे आप रिसोर्सेज की बात करो, चाहे आप डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करो, चाहे आप जो लोकेशंस की बात करो, क्यों कहीं पे आपको माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेन है, ये सारा का सारा जो डिसाइड करने का काम करता है वो कौन करता है, वो अर्थ का इंटीरियर आपको कराता है। अब रही बात कि अर्थ के इंटीरियर को हम कैसे पढ़ें, धरती के अंदर में क्या चीजें हैं, कैसे हैं, उसको कैसे पढ़ें और कैसे समझें। तो अर्थ के इंटीरियर्स को पढ़ने के लिए आपके पास जो सोर्सेज हैं वो दो तरीके के सोर्सेज हैं। एक तो डायरेक्ट सोर्सेज हैं और दूसरे इनडायरेक्ट सोर्सेज होते हैं। ठीक है, एविडेंसेज यानी कैसे आप किस बेसिस पे उसको पढ़ोगे। जो डायरेक्ट सोर्सेज में आती हैं तो दो मेजर सोर्सेज मानी जाती हैं जो अर्थ के इंटीरियर को जिससे आप पढ़ सकते हो। पहला जो सोर्स है, तो एक तरीका क्या है कि आप सिंपली क्या कर लो, ड्रिल कर लो। आप मान लो ये अर्थ है, अर्थ का एक सेक्शन है, आपने यहां से नीचे पाइप डाल के ड्रिल करना शुरू किया। यहाँ पे जिस तरीके की मिट्टी या जिस तरीके के लेयर आपको मिलते गए तो आपको पता चलेगा कि नीचे में क्या है। आप ड्रिल करके वहां से मिट्टी निकाल के देखोगे तो आप जान जाओगे अच्छा यहाँ पे इस लेयर पे यहाँ पे क्या था, तो हमें इस तरीके की मिली। बट ये बहुत ही लिमिटेड सोर्स है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा नीचे तक ड्रिल नहीं कर सकते, 8-10 किलोमीटर इससे ज्यादा आप ड्रिल नहीं कर पाओगे। इसके दो कारण हैं क्योंकि आप ज्यादा ड्रिल नहीं कर पाओगे। एक तो जैसे जैसे ज्यादा नीचे जाओगे तो वहां पे आपको क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ते जाता है, तो आप जो भी ड्रिल मशीन वगैरह यूज करोगे वो गलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वो वहां पे उसको ड्रिल कर ही नहीं पाएगी। साथ साथ प्रेशर भी बढ़ता है, रॉक्स मिलने लगते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से ये जो डायरेक्ट एविडेंस है वो आपको ज्यादा मदद नहीं करता है कि अर्थ के अंदर में क्या चीजें हैं, उसको पढ़ने में आपको डायरेक्ट एविडेंसेस की मदद नहीं मिल पाती बहुत ज्यादा। ठीक है, आप 10-5-7-10-20 किलोमीटर तक पढ़ लोगे, उससे ज्यादा यू कैंट नो थ्रू द डायरेक्ट सोर्सेज। ठीक है, दूसरा जो सोर्स है दैट इज द वोल्केनिक इरप्शंस।
जो आपको डायरेक्ट सोर्स देता है कि अर्थ के गर्भ में क्या है, तो उसको जानने के लिए जो दूसरा सोर्स है वो है आपको वोल्केनिक इरप्शन। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वहां के नीचे से बहुत सारा लावा जो है वो बाहर आता है, मैग्मा जो है वो बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तो उसमें जो जो मटेरियल आपको जिस तरीके से बाहर आए, उस बेसिस पे भी आप अंदाजा लगा पाओगे कि अच्छा अर्थ के गर्भ में क्या क्या चीजें हैं, वहां की कंडीशन कैसी थी। ठीक है, तो ये कहते हैं ना, होनहार बीरवान के हो चिकने पात। बच्चे को देखकर आप जान जाओगे कि अच्छा इनके माँ बाप कैसे रहे होंगे, लगभग आइडिया आपको चल जाएगा। वही आप क्या करते हो, वोल्केनिज्म को देख करके आप अर्थ के बारे में जान सकते हो। किसी भी समाज को समझना हो, समाज में हीरो देख लो, समाज किसको अपना हीरो मानता है। समाज जिसको अपना हीरो मानता है, तुम समाज में समझ जाओ कि उस समाज की सोचने की क्षमता कितनी है। ठीक है, तो जिस समाज में आपको बाहुबलियों को, सिंगर्स को, एक्टर्स को हीरो माना जाएगा, तो वो समाज कहाँ होगा कंपेयर टू उस समाज में जहाँ पे कि पढ़े लिखे, जिन्होंने लाइफ में कुछ मेहनत से अचीव किया है, उनको हीरो माना जाएगा। तो इसी तरीके से ये क्या होते हैं, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट एविडेंसेस की बात होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि वोल्केनिक इरप्शन आपका डायरेक्ट सोर्स है। आप वहां से जो भी मैग्मा आया है, आप उसके बेसिस पे जान सकते हो कि अर्थ के गर्भ में क्या चीजें चल रही होंगी। लेकिन ये भी एक लिमिटेड एविडेंस है। लिमिटेड एविडेंस इसलिए है क्योंकि जो आपका मैग्मा आता है बाहर, जो ज्वालामुखी विस्फोट में जो मैग्मा बाहर आता है, उसकी वो भी करीब करीब 200-300 किलोमीटर से ज्यादा डेप्थ के नहीं आते। यानी मैग्मा के बेसिस पे भी आप बहुत ज्यादा जान पाए तो कितना जान पाए, 200-300 किलोमीटर के डेप्थ तक जान पाए। उसके बाद यू डोंट हैव एनी एविडेंस जिसके थ्रू आप जान पाओ कि अच्छा डायरेक्टली अर्थ कैसा है, इसके नीचे, इसके गर्भ में क्या चीजें छुपी हुई। तो इनडायरेक्ट सोर्सेज आपके पास क्या है, सॉरी डायरेक्ट सोर्सेज क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती हैं। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप इनडायरेक्ट सोर्सेज की तरफ बढ़ो, जहां से कि आप इन्फ्रेंस करके पता लगाओ कि अच्छा क्या होगा इसके अंदर में। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चलना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है फॉर द इनडायरेक्ट सोर्सेज। अब इनडायरेक्ट सोर्सेज में कुछ मेजर इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात आपको याद रखनी है कि कौन कौन से मेजर इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं। सबसे जो पहला जो नॉर्मल मेजर इनडायरेक्ट सोर्स यूज किया जाता था वो था मेटियोर्स। ठीक है, मेटियोर्स क्या होते हैं, तो आप 3-4 टर्म कल मुझे पता करके बताओगे। ठीक है, एक टर्म होता है कॉमेट, एक टर्म होता है मेटियोर, एक होता है मेटियोराइट, एक होता है मेटियोराइड और एक होता है एस्टेरॉइड। ठीक है, इनके बीच की क्या डिफरेंसेस हैं, आप इसको जेन्युइनली, क्योंकि देखो ये कभी भी आपको परेशान करने के लिए आ जाएगा, मिलते जुलते टर्म। ठीक है, मैं बता देता हूं ब्रीफ में, आप इसको याद रखोगे, जाकर थोड़ा सा पढ़ोगे। एस्टेरॉइड एक तरीके से ये वैसे पत्थर है जो पूरे तरीके से आपको प्लैनेट्स नहीं बन पाए। बड़े बड़े पत्थर है, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, बट ये इतने बड़े नहीं हो पाए कि ये पूरी तरीके से प्लैनेट हो जाए, ये गोल हो जाए। इनकी गुरुत्वाकर्षण कम, इनका साइज क्या रहा, छोटा रहा। इनको कहा गया एस्टेरॉइड। ये आपको घूमते रहते हैं इनसाइड द सोलर सिस्टम। हाँ जी, मार्स जुपिटर के बीच में 2 रिंग्स हैं, वहां पे भी घूमते हैं, कभी कभी निकल के इधर उधर भी चले आते हैं एस्टेरॉइड्स। कॉमेट जो है ये धूमकेतु कहते हैं इनको ना, हिंदी में धूमकेतु कहते हैं शायद। ये क्या होता है, आपको जब सन के पास, ये भी एक तरीके से एस्टेरॉइड ही होते हैं, और घूमते घूमते ये सन के पास पहुंच जाते हैं। और इन एस्टेरॉइड्स की खासियत ये होती है, कॉमेट्स जो जिनको कॉमेट कहा जाता है स्पेसिफिकली, कि इनके पास बर्फ ज्यादा होती है या आइस ज्यादा होती है। तो जब सन के पास पहुंचते हैं तो उनका वो आइस क्या होने लगता है, वेपराइज होने लगता है, वो वाष्पित होने लगता है। तो इसीलिए आपको दिखेगा कि एक पुच्छल, इनके पूंछ में आग लगी हुई है, कुछ इस तरीके से ये मूव करते हैं सन के अराउंड। ठीक है, तो एस्टेरॉइड एंड कॉमेट। उसके बाद बच गए आपको मेटियोराइट्स, मेटियोर्स, मेटियोराइट्स एंड मेटियोराइट्स। ठीक है, इनमें जो आपको मेजरली मेटियोराइट क्या होता है, मेटियोराइट्स जो होते हैं, मेटियोराइड ये क्या है, ये एस्टेरॉइड है, बट इनका साइज क्या है, छोटा है। ठीक है, यही स्पेस में से जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, ये कभी कभी घूमते हुए क्या हो जाते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं तो उस एटमॉस्फेयर इन पे फ्रिक्शन लगाता है, इनको नीचे आने नहीं देता। उसकी वजह से क्या हो जाता है, इनमें आग लग जाती है, ये जलना शुरू कर देते हैं। जब ये जलना शुरू कर देते हैं तो इनको फिर क्या कहते हैं, मेटियोर्स कह देते हैं। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ही इंटर किया, इसको क्या कह दिया, मेटियोर्स कह दिया। और उसमें से कुछ मेटियोर्स जिनका साइज थोड़ा बड़ा था, ये कंप्लीटली अर्थ पे नहीं जले, ये क्या हो गए, धरती पर पहुंच गए।
ठीक है, तो फिर उनको क्या कह देंगे, दैट इज नोन एज मेटियोराइट। अब कई बार क्या होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम बना था ये एक ही टाइम पे पूरा का पूरा बना है, यानी जो भी यहाँ पे है, चाहे वो एस्टेरॉइड्स हो, मेटियोराइट्स हो, कोई भी प्लेनेट है, कोई भी आपका सैटेलाइट है सोलर सिस्टम में, वो सभी एक टाइम में ही बने हैं, एक तरीके से ही बने। तो अगर ऐसा है, तो अगर कोई मेटियोराइट हमें गलती से अर्थ पे मिल जाता है, जो अर्थ तक पहुंच गया, तो अगर हम उसको एनालाइज कर लें तो हमें उसके अंदर में जो चीजें मिलती हैं, तो हमें उसके हिसाब से रेफरेंस लगा सकते हैं कि अर्थ में भी क्या क्या चीजें मौजूद हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें बनी एक ही साथ। आपने एस्ट्रोनॉमी थोड़ा सा स्टार्टिंग का सर ने बताया होगा कि सारा का पूरा सोलर सिस्टम ही एक ही बार बना। जब वो एक ही साथ बना, सेम मटेरियल से बना है, सेम तरीके से बना है, तो जो चीजें मेटियोराइट्स में मिल रही हैं वही चीजें आपको अर्थ में मिलने के भी चांसेस होते हैं। तो बट ये चांसेस कितने सही होंगे ये कहना काफी मुश्किल है, इसीलिए ये इनडायरेक्ट सोर्स भी ज्यादा आपको रोल प्ले नहीं कर पाता है आपको बताने में। ठीक है, एक जो बाहर में है अभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं आया है, मेटियोराइट। ठीक है, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गया उसको मेटियोर्स बोलेंगे, और वो मेटियोर्स जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से में जलने के बाद थोड़ा बहुत बच के धरती पे पहुंच गया तो उसको मेटियोराइट बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक जो आइडिया है वो आपको ये ग्रेविटी एनोमैलीज देती है। ग्रेविटी एनोमैलीज क्या है? ग्रेविटी एनोमैलीज का मतलब क्या है कि ग्रेविटी का वैल्यू जगह के हिसाब से बदल सकता है। आपने न्यूटन का लॉ का पढ़ा होगा कि भाई जिसकी जितनी मास वो उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगाएगा। तो अगर कहीं पे आपको ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल कम होना चाहिए था, बट आपका मीटर आपकी चीजें बता दे कि नहीं यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जरूरत से ज्यादा है, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इस रीजन के आसपास में, इस रीजन के नीचे में हो सकता है कोई बहुत ही भारी पदार्थ हो। नहीं तो अगर ग्रेविटी में कुछ एनोमैली आ रही है, कहीं पे ग्रेविटी जो होनी चाहिए तो उससे हल्का दिख रहा है, एक ही रीजन में एक ही ऊंचाई पे है, एक ही डिस्टेंस में है, बट वहां पे हल्का दिख रहा है, आपको ग्रेविटी वहां पे कम दिख रही है, तो वो क्या बताया कि उसके आसपास में, उसके नीचे में, उस रीजन के नीचे में क्या है, कोई ना कोई हल्का पदार्थ है, इसीलिए ग्रेविटी वहां पे थोड़ी सी कम फील हो रही है। तो इस तरीके से ग्रेविटेशनल एनोमैलीज के आधार पे भी अर्थ के अंतरिक्ष संरचना क्या है ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया चलता है, बट अगेन दिस इज वेरी लिमिटेड। ठीक है, आप ग्रेविटेशनल में जो आपका जो मीटर होता है ग्रेविटी को चेक करने वाला, वो लेके घूमते रहो। ठीक है, बट वो भी कितना नीचे का बताएगा, वो एक आपको रफ आइडिया दे सकता है, वो एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि चीजें क्या है, कैसे हैं। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा बहुत आपका जिस तरीके से ग्रेविटेशनल एनोमैलीज होता है उसी तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड भी आपका चेंज होते रहता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो अलग अलग मटेरियल्स जो हैं वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, और उस बेसिस पे उनके मैग्नेटिक फील्ड में भी थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी आपको आइडिया चल जाता है। बट ये मेजरली ये तीनों सोर्सेज भी मैंने जैसा कि आपको बताया ये काफ़ी लिमिटेड हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी। जो आपको जहाँ से हमें अर्थ के बारे में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली है, जहाँ से हमने सबसे ज़्यादा सीखा, 2000 सेस्मिक वेव्स। अब ये सेस्मिक वेव्स क्या है? ठीक है, तो सेस्मिक वेव्स ये है कि जब आपको भूकंप आते हैं, तो भूकंप आते हैं अर्थ में, जब अंदर उसके अंदर में कहीं ना कहीं भी कुछ डिस्टरबेंस होती है, तो वो डिस्टरबेंस एक वेव की तरह क्या होती है, अर्थ के सरफेस तक पहुंचती है। उन्हीं को क्या कहा जाता है? 2000 नोन एज द सेस्मिक वेव्स। जैसे पानी में पत्थर मारते हो तो वेव्स मूव करती हैं, वैसे ही तो क्या हुआ, वहां पे पानी में आपने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, वो वेव्स के फॉर्म में एनर्जी क्या करती है, मूव करती है। वो एनर्जी है जो कि मूव कर रही है। इसी तरीके से अर्थ के अंदर में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, एनर्जी वहां से निकली और वो एनर्जी मूव करना स्टार्ट कर दी, उसी को हम क्या कहते हैं? सिस्मिक वेव्स। जब वो मूव करती हैं तो उनका मूव करने का जो पैटर्न होता है वो चेंज करता है डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस मटेरियल के थ्रू पास हो रही है। तो जब आप उसके पैटर्न को पकड़ेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तो फिर वहां से आपको आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा कि अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने स्टडी करेंगे, हम जो भी करेंगे, मोस्ट ऑफ दोज डेटा इज बेस्ड ऑन कि ये सिस्मिक वेव्स आपको कैसे मिले हैं। ठीक है, यहां तक टर्म क्लियर है आपको? चीजें क्लियर है? चलो, तो थोड़ा सा आपको सिस्मिक वेव्स, तो सिस्मिक वेव्स क्या है? ये वेव्स ऑफ एनर्जी हैं।
मैंने बताया ये क्या है, सिंपल सी ये वेव्स ऑफ एनर्जी है। ये क्यों हुई? क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में कुछ ना कुछ आपको डिस्टर्बेंस हुआ, उस डिस्टर्बेंस को लेकर ये अर्थ के सरफेस तक आई, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सिस्मिक। अब ये डिस्टर्बेंस बहुत तरीके से हो सकता है, पत्थरों के टूटने का हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, बहुत कारणों से हो सकता है। उसको हम ज्यादा डिटेल में जब मैं आपको अर्थक्वेक पढ़ाऊंगा तो वहां पे ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे, ये सिस्मिक वेव्स के क्या क्या कारण हो सकते हैं। बट ये मेजर कुछ भी अर्थ के अंदर में डिस्टर्बेंस होगा, वहां से सिस्मिक वेव्स क्या करेंगे, वो ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इनको रिकॉर्ड किया जाता है थ्रू दिस डिवाइसेज नोन एज सिस्मोग्राफ्स। ये सिस्मोग्राफ्स जो होते हैं ये सिस्मिक वेव्स को स्टडी करते हैं, इसको उसको ट्रैक करते हैं, और उस बेसिस पे किस तरीके के सिस्मिक वेव्स आपको मिले हैं, फिर आपको पता चलता है कि किस तरीके की कहानी जो है अर्थ के इंटीरियर में चली है, ठीक है। अब क्योंकि हमें अर्थ के इंटीरियर को समझना है और ये हम डिपेंड करता है, ये जो भी हमने स्टडी करी है दैट इज वी हैव डन ऑन द बेसिस ऑफ सिस्मिक वेव्स, इसलिए सिस्मिक वेव्स को थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है। देखो जैसे कहीं पे कोई भी डिस्टर्बेंस होगा तो दो तरीके की सिस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं। मान लो यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस हुआ, ठीक है। अब क्या डिस्टर्बेंस हो वो बात की चर्चा है। अब यहां से डिस्टर्बेंस होने के बाद यहाँ पे क्या करेगी, सिस्मिक वेव्स मूव करना स्टार्ट करेंगी। इस तरीके से हर डायरेक्शन में ये क्या करेंगी, मूव करेंगी। जो सिस्मिक वेव्स अर्थ के अंदर में मूव कर रही हैं, अर्थ के अंदर में, बॉडी के अंदर में मूव कर रही हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो आर नोन एज बॉडी वेव्स, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे टाइप का वेव होता है दैट इज नोन एज सरफेस वेव। अब क्या होगा, ये तरंगे यहां तक पहुंची, इनमें एनर्जी है। अब इस एनर्जी को जब ये सरफेस पे लेके आती हैं तो सरफेस में नए तरीके के वेव्स भी फिर से जनरेट होने लगते हैं। बट ये जो सरफेस वेव्स होंगे ये अंदर में डिस्टर्बेंस नहीं करते, ये केवल और केवल क्या करेंगे, सरफेस पे मूव करेंगे, पता लगे। यानी जब बॉडी वेव्स आपको सरफेस तक पहुंचती है, अर्थ के सतह तक पहुंचती हैं, तो एक नई तरीके की तरंगे और जनरेट होती हैं जिनको क्या कहा जाता है, सरफेस वेव, ठीक है। तो बॉडी वेव्स अंदर में जनरेट हुई थी, इन बॉडी वेव्स के सरफेस से पहुंचने के बाद एक नई तरंगे पैदा हुई जिनको क्या कहा जाता है, सरफेस वेव। क्योंकि हमें अंदर की जानकारी लेनी है तो हमारा फोकस किन पे रहेगा, हमारा फोकस होगा बॉडी वेव्स के बारे में, क्योंकि अंदर से घूम के यही आई है, इन्हीं को पता है कि भीतर में क्या हुआ था, इनको नहीं पता, ये तो ऊपर ऊपर घूम रही, ठीक है। अब जो ये बॉडी वेव्स हैं, ये बॉडी वेव्स आपको क्या है, ये दो तरीके की बॉडी वेव्स आपको देखने मिलेगी। अब इन बॉडी वेव्स की भी एक खासियत होती है। बॉडी वेव्स जो होती हैं जब ये मूव करती हैं, इनके ये कंडीशन देखी गई है कि डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके के मटेरियल से ये पास कर रही है, इनकी स्पीड, इनकी वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, वो चेंज होती है। तो मैंने आपको एक चीज तो बता दिया पहले कि ये आपका जनरेट कैसे हुई, रिलीज ऑफ एनर्जी हुआ, किसी भी कारण से कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हुई, वहां से वो रिलीज हुआ। जहां पे वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई उस पॉइंट को क्या कहते हैं, दैट पॉइंट नोन एज फोकस। जैसे आप अर्थक्वेक सुनते हो तो अर्थक्वेक का फोकस कहाँ था, नहीं तो अर्थक्वेक जहां से जब आपको भूकंप आता है तो जहां पे वो घटना हुई उसको क्या कहते हैं, फोकस कह देते हैं। उसके जस्ट ऊपर वाले रीजन को क्या कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो फोकस वो रीजन है जहां से कि उन वेव्स का जनरेशन होना शुरू हुआ। अब ये जो वेव्स हैं ये जब डिफरेंट मटेरियल्स के थ्रू पास होते हैं तो इनकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। ना केवल वेलोसिटी, इनका डायरेक्शन भी चेंज होता है, इनका डायरेक्शन भी चेंज होता है। आपने 9th 10th में एक टर्म पढ़ा होगा कि भाई लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है कोई भी, ठीक है, एक मीडियम यहाँ पे M1 है, एक मीडियम M2 है, और लाइट जब यहाँ से ट्रेवल कर रही है तो इसका रास्ता बदल सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि M1 और M2 के बीच की डेंसिटी वेरिएशन कितनी है, नहीं तो उस हिसाब से लाइट की डायरेक्शन चेंज होती है। उसी तरीके से वही प्रोसेस कुछ ना कुछ इन वेव्स के साथ भी होता है। ये जब डेंसर से थोड़ा लाइटर मीडियम में आते हैं, यानी ज़्यादा भारी मीडियम से थोड़ा हल्के मीडियम में आते हैं, तो भी इनका डायरेक्शन चेंज होता है, या फिर ज़्यादा हल्के मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो भी इनका डायरेक्शन चेंज होगा। यानी कि दो चीज़ें इनकी बदल रही हैं, एक तो इनकी वेलोसिटी बदलती है, दूसरा इनका क्या बदलता है, डायरेक्शन बदलता है। और अगर आप इनके वेलोसिटी को और इनके डायरेक्शन को स्टडी करेंगे तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन नो कि अंदर में क्या चीज़ें चली थी, कितना मूव हुआ है, कितना मूवमेंट हुआ है, इनके स्पीड में कितना चेंज आया है। तो उस बेसिस पे आपके अर्थ के अंदर में क्या डेंसिटी है, क्या मूवमेंट हो रहा है, उसको आप पढ़ सकते हो, उसको आप समझ सकते हो।
अब ये जो बॉडी वेव्स हैं ये अपने को समझने के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। तो बॉडी वेव्स में भी फिर आपको दो टाइप के बॉडी वेव्स हैं। आप याद करो मैंने क्या बताया, वेव्स बताया, दो वेव्स बताए सिस्मिक वेव्स में, एक बॉडी वेव्स, दूसरा सरफेस वेव्स। ठीक है, सरफेस वेव्स को डिटेल में देखेंगे जब अर्थक्वेक करेंगे तो, ठीक है, इनका रोल वहां पे ज्यादा हो जाएगा। बॉडी वेव्स फिर ये दो टाइप की होती हैं, एक को बोलते हैं पी टाइप और दूसरे को बोलते हैं एस टाइप। ठीक है, तो प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। बोलो। डेंसर द मटेरियल हायर इज द वेलोसिटी। जितना मटेरियल डेंस होगा वेलोसिटी उनकी उतनी ही ज्यादा होगी। साउंड, साउंड क्या होता है? साउंड में, हवा में जो साउंड की स्पीड है और जो आपको सॉलिड में साउंड की स्पीड होती है, तो किस में ज्यादा होती है? सॉलिड में। तो एनर्जी अलग अलग वेव्स अलग अलग तरीके से ट्रैवल करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस फॉर्म की एनर्जी है, उनका मटेरियल में उनका रोल जो है वो अलग अलग तरीके से दिखेगा। ये जो है ये डेंसर मीडियम में इनका स्पीड, ठीक है, सिंपल ही याद रखना। ठीक, अब इसका मैं फॉर्मूला बताने लगूंगा तो फिर जो है तुम कंफ्यूज कर जाओगे। ठीक है, अगर चाहिए तो मुझसे ले लेना बाहर में, के प्लस चलो। इसके बाद पहला दैट इज द प्राइमरी वेव्स। ये याद रखना, ये क्या है दिख नहीं रहा होगा, ये छोटा हो गया नहीं। दीज आर द फास्टेस्ट सिस्मिक वेव्स, यानी कि पी और एस की बात करें तो पी वेव्स क्या होती हैं, ये फास्टर होती है कंपेयर टू द सेकेंडरी एस वेव्स। ठीक है, यानी कि धरती पे सबसे पहले अर्थक्वेक होने के बाद कौन सी वेव पहुंचेगी, पी या एस, तो पी पहुंचेगी। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें याद रखेंगे। एंड दिस कैन मूव थ्रू सॉलिड रॉक एंड फ्लूइड्स। इसकी जो सबसे बड़ी खास बात है कि ये सॉलिड मीडियम एंड लिक्विड मीडियम, गैसियस मीडियम तो है नहीं अंदर में, सॉलिड एंड लिक्विड मीडियम गैसेस तीनों में ही क्या कर सकता है, ये मूव कर सकता है। ये इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है जो कि एस वेव के पास नहीं। एस वेव जो है वो लिक्विड मीडियम से पास नहीं हो पाएगा। एस वेव जो है वो आपको लिक्विड मीडियम से क्या होगा, पास नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इसकी जो वेलोसिटी है, तो डेंसिटी भी मैंने बताया डिपेंड करती है। तो सॉलिड में क्या होगी, पी वेव की डेंसिटी ज्यादा होगी, लिक्विड में वो थोड़ा स्लो हो जाएगा और गैस में क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये एक लाइन याद रखना कि जिस तरीके से साउंड वेव मूव करता है पुश एंड पुल की तरह, साउंड वेव अगर आपने 9-10 में पढ़ा होगा तो आपने कुछ इस तरीके का फिगर देखा होगा कि एक तरीके यहाँ पे बहुत डेंसर हो गया, फिर यहाँ पे थोड़ा खुला सा है, फिर यहाँ पे डेंसर है, फिर यहाँ पे खुला है। तो आप पढ़ते थे ना कि कोई भी फॉर्म लो उसको ऐसा धक्का दो, तो जब वाइब्रेट करेगा तो पुश कर रहा है, तो कहीं कहीं कॉम्प्रेशन कर दिया, कहीं कहीं पे क्या हो गया, वो थोड़ा चौड़ा हो गया, तो इस तरीके से मूव करेगा। तो साउंड को क्या कहते हैं, कॉम्प्रेशनल वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी वेव्स होते हैं इनके मूवमेंट का जो तरीका है ये क्या होता है, ये कॉम्प्रेशनल वेव्स की तरह मूव करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो आपका एनर्जी के मूवमेंट का डायरेक्शन है वही मूवमेंट का डायरेक्शन होता है क्या, पार्टिकल्स का भी। जो मटेरियल के मूवमेंट का डायरेक्शन है और एनर्जी के मूवमेंट का डायरेक्शन है, दोनों जब सेम होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द कॉम्प्रेशनल वेव्स। वो जो तरीका होता है दीज आर नोन एज द कॉम्प्रेशनल वेव्स। तो ये जो पी वेव्स होते हैं ये क्या होते हैं, दीज आर नोन एज द कॉम्प्रेशनल वेव्स, या सिंपली याद रखना ये साउंड वेव की तरह ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो एक आपको पी वेव्स, इसके साथ इसकी दूसरी खासियत क्या है, ये हर मटेरियल से पास हो सकता है, सॉलिड से, लिक्विड से, गैस से, तीनों से ही पास हो सकते हैं। सबसे पहले ये पहुंचते हैं क्योंकि सबसे तेज होते हैं, फास्टेस्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी वेव है ये होती है एस वेव। अब इसकी लिमिटेशंस होती हैं। पहली चीज कि ये जो है आपको पी वेव के बाद आपको पी वेव से स्लोअर होती है, तो एस वेव क्या होती है, दिस इज एस इज स्लोअर देन पी। ठीक है, एस जो है वो स्लोअर होती है पी से, तो क्योंकि स्लोअर होती है तो एस क्या हो जाएगी, एस जब आपका अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक में सबसे पहले आपके पास पी वेव पहुंचेगा, एस वेव बाद में पहुंचेगा। भूल जाओ तो याद रखना अल्फाबेट में पी पहले आता है, एस बाद में आता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो एस वेव जो है वो पास बाय आएगा। इसकी एक जो ये क्या हो गया भाई,
इसकी जो दूसरी दिक्कत है, सॉरी दूसरी दिक्कत नहीं, मतलब दूसरी जो लिमिटेशन आपको याद रखनी है वो ये याद रखना आप कि इट कैन मूव ओनली थ्रू, इट कैन मूव, जस्ट अ मिनट, ठीक है। इसकी जो दूसरी लिमिटेशन है वो क्या है कि ये लिक्विड से पास नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि पिछला जो प्राइमरी वेव्स था वो क्या था, सॉलिड लिक्विड दोनों से पास हो रहा था, बट एस वेव्स जो है वो लिक्विड से पास नहीं हो सकता है। अब इससे फायदा क्या होगा अर्थ में, ये समझो कि कहीं से अर्थक्वेक हुआ है, तो जब अर्थक्वेक होगा तो वेव्स क्या होते हैं, वेव्स हर डायरेक्शन में चलते हैं। जब अर्थक्वेक होगा तो आपको क्या होंगे, यहां पे अर्थक्वेक हुआ तो वेव्स क्या है, हर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट होंगे, ऐसे हर डायरेक्शन में मूव करेंगे, एस वेव भी जाएगा, पी वेव भी जाएगा, दोनों वेव ट्रांसफर करेंगे। लेकिन कहीं पे आपको ऐसा हुआ कि इस रीजन में लिक्विड है, कहीं पे इस वीक में अर्थ के अंदर में कहीं पे ऐसा रीजन है जहां पे वहां पे लिक्विड मटेरियल है, तब क्या होगा, जब ये पास होगा तो प्राइमरी वेव्स तो यहां पे आराम से पहुंच जाएगा, क्यों, क्योंकि वो पास कर सकता है, नहीं बट लिक्विड के थ्रू पास हुआ है तो उसका स्पीड थोड़ा स्लो हो जाएगा। जब आप अंदाजा लगाओगे अरे अब तक तो इसको पहुंच जाना चाहिए था, ठीक है, बट उसके थोड़ा देर बाद पहुंचेगा, क्यों, क्योंकि लिक्विड में उसकी स्पीड क्या हो गई, स्लो। लेकिन यहां पे आपको एस वेव नहीं पहुंच पाएगा, क्यों, क्योंकि ये लिक्विड से पास नहीं हो सकता। तो डिपेंडिंग अपॉन कि इनका वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, ये किस मीडियम से पास कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे आपको एक अंदाजा मिल जाता है कि अर्थ के अंदर में मटेरियल किस तरीके के बने हुए। ठीक है, तो ये आप एस वेव्स का के कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो याद रखेंगे। यही एस वेव्स ही आपको बताता है कि अर्थ का जो आपको कोर है, आउटर कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म का है। ठीक है, इनर कोर जो है वो सॉलिड है, इनर कोर आउटर कोर जो है वो लिक्विड है। ये हमें एस वेव्स के बेसिस पे ही पता चलती है। दूसरा, इनका जो मूवमेंट करने का तरीका है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह मूव करते हैं, यानी अप एंड डाउन मूव करते हैं। तो एनर्जी ऐसे ट्रांसफर होती है, ये अप एंड डाउन मूव करते हैं। ठीक है, तो वो साउंड वेव्स की तरह मूव करते हैं, ये दूसरे वाले वेव की तरफ मूव करते हैं। इतनी कहानी पी वेव्स एंड एस वेव्स के बारे में आप क्या रखेंगे, ये रखेंगे। हाँ जी, अच्छा इसको करा लेने दो, बस खत्म कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है आपको यहां से सरफेस वेव भी जनरेट होते हैं। तो सरफेस वेव या जिनको कहते हैं क्या, बॉडी वेव के बाद हमने क्या कहा, सरफेस वेव जनरेट होंगे। ये जो सरफेस वेव जनरेट होते हैं ये फिर अलग अलग टाइप्स के होते हैं, रैली वेव्स, लव वेव्स, उनकी हम चर्चा करेंगे जब हम अर्थक्वेक पढ़ेंगे। ठीक है, इस पोर्शन को आप यहाँ के लिए हम आपको स्किप करा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अच्छा ये चीज ध्यान रखना कि जो आपका डैमेज या डिस्ट्रक्शन कराते हैं अर्थक्वेक में, वो आपका बॉडी वेव्स नहीं कराते हैं। जब आपके यहाँ भूकंप आता है, कहीं पे भी भूकंप आता है, तो अलग अलग वेव्स ट्रेवल करते हैं और वही कहीं ना कहीं डैमेज कराते हैं, मूवमेंट कराते हैं। तो जो वो सरफेस वेव ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो क्या कराते हैं, डैमेज कराते हैं। बॉडी वेव्स क्योंकि अंदर से पास होते हैं तो वो आपको डैमेज ज्यादा नहीं करते। हाँ जी, वो नए वेव्स को जनरेट करते हैं, वो नए वेव्स को जनरेट करता है। पैसे समझो, सुनो, पानी है, पानी के किनारे, नदी के किनारे रेत है, ठीक है, आपने डाला पत्थर, पानी जनरेट होना शुरू हुआ, वो एक वेव है। लेकिन वो वेव जाके क्या करता है, रेत को आगे पीछे हिलाता है। रेत पे भी आप देखोगे कि वेव्स के निशान बनने शुरू होते हैं ना, तो ये कुछ इसी तरीके की क्रिया होती है। ठीक है, एक वेव दूसरे को जेनरेट कर रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो एनर्जी फॉर्म, वो सेम नहीं आप उसको बोल सकते, ठीक है, बट वो कहीं ना कहीं उसको जनरेट कर रहा है, दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस। ठीक है, हाँ, वो जनरेट उसके वजह से हो रहा है। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद अब क्योंकि हमने बात करी कुछ जैसे कि एस वेव क्या है, एस वेव लिक्विड से पास नहीं हो सकते। अब एस वेव लिक्विड से पास नहीं हो सकते, इस वजह से जब भी कहीं कोई अर्थक्वेक या इस तरह की घटना होती है तो कुछ रीजन वैसे मिलते हैं जहां पे कि आपको एस वेव्स रिसीव नहीं होते। जहां पे एस वेव रिसीव्स नहीं होते उसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज द शैडो जोन। वो रीजन जहां पे कि आपको वेव्स रिसीव नहीं हो पाए। तो जनरली एस वेव की चर्चा करी जाती है। आपका जो है पी वेव्स का भी कुछ रीजन बनेगा जहां पे कि आपको जनरेट नहीं होंगे। अब हमने जो एस वेव्स एंड पी वेव्स को पढ़ा, जब स्टडी किया, तो हमें अर्थ का कुछ ऐसा कंडीशन बनता हुआ दिखा कि मान लो कहीं पे एपी सेंटर है, यानी यहाँ पे कहीं पे फोकस हुआ होगा, एपी सेंटर यहीं पे कहीं घटना हुई होगी, तो दोनों डायरेक्शन में पी वेव्स एंड एस वेव हर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे तो आपको आराम आराम से दोनों पी एंड एस दोनों मिलने शुरू हो गए, लेकिन इस रीजन में हमें पता चला कि एस वेव्स इन रीजन्स में ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, ये एस वेव्स यहां से पास नहीं हो पा रहे। अब क्योंकि एस वेव्स पास नहीं हो पा रहे हैं, आप यहाँ पे फोकस होता तो इधर नहीं मिल रहे। इस तरीके से आपने बहुत सारे डेटा को इकट्ठा किया और डेटा को इकट्ठा करने के बाद पता चला कि ये एक ऐसा जोन है जहां से कि एस वेव्स पास नहीं हो पा रहे। यानी कि जब ये पास नहीं हो पाए, ये कैसे पता चला पास नहीं हो पा रहे, क्योंकि हमें इस पूरे रीजन में हमें एस वेव्स मिले ही नहीं। यानी ये चीज पता हो गई, कोई ना कोई एक वैसा मटेरियल जो इनको रोक दे रहा है, और वो मटेरियल क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। तो हमें पता चला कि जो आपका कोर है, वो आउटर कोर, वो क्या है, वो लिक्विड फॉर्म में है। यानी एक मटेरियल, एक रीजन वैसा है अर्थ के अंदर में जो कि लिक्विड के फॉर्म में है। उसी तरीके से जब आपका पी वेव चला तो पी वेव की स्पीड वगैरह हमने देखी, पी वेव का डायरेक्शन वगैरह देखा। उस बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया कि ठीक है, यहाँ पे तो लिक्विड है, इसकी स्पीड स्लो होनी चाहिए थी, बट जितना हमने कैलकुलेट किया उससे स्पीड थोड़ा ज़्यादा आया। यानी कि ठीक है, लिक्विड तो है बट बीच में कहीं ना कहीं सॉलिड भी है, ताकि इसकी स्पीड फिर क्या हो गई, मेंटेन हो गई। नहीं, क्योंकि सॉलिड में तभी तो बढ़ेगा। तो फिर इस तरीके से हमें पता लगा कि भाई अच्छा, इनर कोर भी है, सॉलिड इनर कोर भी है। और इस तरीके से इनके डायरेक्शन को, इनके स्पीड को अलग अलग आपने कैलकुलेट करके आपने एक अर्थ का इंटीरियर का पिक्चर बनाने का प्रयास किया। तो दो तीन चीजें आप ध्यान रखोगे कि एस वेव्स का शैडो जोन, यानी वो रीजन जहां पे कि एस वेव्स नहीं मिलते हैं, वो क्या है, वो है 105 डिग्री टू 105 डिग्री दोनों साइड में, ठीक है, या 105 डिग्री सिंपली ऐसे रखो। ये जो रीजन है पूरा 105 डिग्री का जो रीजन है, ये आपको क्या है, ये एस वेव शैडो जोन। दूसरा, यहां से 105 डिग्री टू 140 डिग्री का जो रीजन है, इसको पी वेव शैडो जोन कहते हैं। पी वेव शैडो जोन क्योंकि ये डायरेक्शन की वजह से नहीं पहुंच पाया। मान लो इसको यहाँ पे जो आने वाला था, ये चला तो यहाँ आने के लिए, बट ये टर्न होकर इधर आ गया, ठीक है, इसको, ये रुकने वाला किसी से नहीं है, बट यहाँ पे नहीं पहुंच रहा है बिकॉज ऑफ उसके डायरेक्शन में क्या हो गई, चीजें चेंज हो गई। और इस बेसिस पे फिर हमने क्या करा, अर्थ के इंटीरियर को समझने का प्रयास किया कि अर्थ का इंटीरियर जो है वो वाकई में किस तरीके से बना होगा। और इन चीजों को स्टडी करके हमने अर्थ के इंटीरियर की एक पिक्चर बनाई कि आखिर अर्थ का इंटीरियर कैसा आपको दिखता होगा। ठीक है, तो अर्थ के जब इंटीरियर को, ये आप साथ में मेरे ड्रॉ, ये आप साथ में ड्रॉ करते चलो ताकि चीजें आपके लिए क्लियर हो जाए। तो अर्थ को, इन सिस्मिक वेव्स को स्टडी करके अर्थ को क्या किया गया, पहले 3 पार्ट में बांटा गया। एक पार्ट को कहा गया क्रस्ट, दूसरे पार्ट को क्या कहा गया, मैंटल, और तीसरे पार्ट को क्या कहा गया, क्रस्ट, मैंटल और कोर। अब क्रस्ट को भी फिर से आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। क्रस्ट में डिपेंडिंग अपॉन रॉक्स कैसे हैं, उनको 2 पार्ट में माना गया। पहला जो है दैट इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दूसरा जो है ओशियनिक क्रस्ट। एक हिस्सा जहां के रॉक्स, जो सतह के रॉक्स हैं, वो समंदर के रॉक से थोड़ा अलग है, तो इसीलिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट इनको कहा गया। उसके बाद उसके नीचे का हिस्सा जो है दैट इज वो पूरा का पूरा मेंटल का हिस्सा, बट इस मेंटल में भी सब चीजें बराबर नहीं है। इस मेंटल में भी फिर हमें बहुत से लेयर देखने को मिलेंगे। फिर हम आए कोर में, और कोर में भी हमें आउटर मोल्टेन कोर या लिक्विड कोर, आउटर लिक्विड कोर दिखेगा एंड इनर सॉलिड कोर आपको दिखेगा। तो 3 लेयर में हमने डिवाइड किया। इसके बाद
हमें अर्थ की जो गहराई थी कि कितना इसका रेडियस है, ये तो हम देखेंगे 6370 किलोमीटर, यानी सरफेस से आपके कोर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 6370 किलोमीटर। आपका इनर कोर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो दैट इज 3150 किलोमीटर पे, ठीक है। 3150 किलोमीटर से क्या होता है, आपका इनर कोर शुरू होता है, यहां से आपका इनर कोर शुरू हो जाता है। 2900 किलोमीटर से आपका क्या होता है, आउटर कोर शुरू होता है। तो 2900 किलोमीटर यानी 2900 किलोमीटर से लेके 6370 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो क्या है, अर्थ का कोर रीजन है। ये देखो ये 50% से ज्यादा का हिस्सा है। तो अर्थ का 50%, आप 3000 किलोमीटर पकड़ रहे हो तो ये 6000 होना चाहिए था, यानी कुछ बड़ा हिस्सा। तो अर्थ के आधे से ज्यादा वाला जो रेडियस के मामले में बात करोगे, डिस्टेंस के मामले में बात करोगे, वो क्या है, वो आपको कोर का हिस्सा है। और उससे कम का हिस्सा जो है दैट इज द आपको क्रस्ट एंड मेंटल का हिस्सा है, ठीक है। क्रस्ट का जो हिस्सा है वो काफी पतला है, आप मान के चलो कि 100 किलोमीटर तक का जो रीजन होता है, 100 किलोमीटर तक का जो रीजन है, ये किसका है, ये क्रस्ट है। और 100 किलोमीटर से ये 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर तक का ये जो रीजन है, इसको क्या कहा गया, दिस इज नोन एज मेंटल, ठीक है। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, अभी आपको इतना ही बता रहा हूं। इसके बाद अब मेंटल को भी फर्दर डिवीजन करेंगे, ठीक है, कोर को और समझेंगे, इनके प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तो कल के क्लास में डिस्कशन में यहीं से आगे बढ़ाऊंगा कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ पे आपको स्पीड ऑफ साउंड कैसे, स्पीड जो एस वेव एंड पी वेव्स की स्पीड है वो कैसे करती है। यहीं से आपको कल कॉन्सेप्ट में प्लेट्स का भी थोड़ा बहुत दूंगा, और फिर अर्थ में और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या कौन कौन से फोर्सेज लगते हैं, उनको हम समझेंगे फ्रॉम दिस लेक्चर ऑनवर्ड्स, ठीक है। क्योंकि आपकी लगातार 2 क्लासेज हो रही हैं, हेवी हो जा रही हैं, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसलिए यहीं पे खत्म करते हैं, अदरवाइज वी वुड हैव, इस चैप्टर को तो मैं खत्म कर देता, चलो कोई नहीं, ठीक है, डन। किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या है? हाँ जी।